तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है इनकी शान में हमारे से कुछ गलती ना हो जाए और इनका इतना वास्ट करियर है इसमें कुछ छूट ना जाए, इसलिए इनका इंट्रो हम पढ़ के देने वाले हैं। आज हमारे साथ है रामशंकर तिवारी सर, जो कि एक ब्लैक कैट एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, एनएसजी बॉम्ब डीडी स्क्वाड के पार्ट रह चुके हैं, फाउंडर मेंबर ऑफ यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, and he was a VVIP security head of various PM, CM, governor and presidents of foreign nations. और तो और दोस्तों, he was a part of UP STF and UP ATS for 2 decades और इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं अपनी बेहतरीन सर्विस के लिए। सर वेलकम एंड थैंक यू, आप इतने बड़े शख्स हो के, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए, हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच, अपना टाइम निकाल के आप आए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और आप लोगों से बातचीत करके। और वैसे भी मैं बहुत फख्र करता हूँ कि कमांडो जैसी संस्था में मुझे जाने का मौका मिला। और कमांडो आज की बात कही जाए तो सर्वोच्च इंडिया की सुरक्षा प्रणाली है। जब सब चीज फेल हो जाती है तो एनएसजी ही वहाँ पर काम आती है। तो मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी सुरक्षा प्रणाली में मुझे रहने का मौका मिला और इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, जिसकी वजह से वहाँ जाने का मौका मिला। सर सच बताऊँ, हमें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती थी जब हम बचपन में मूवीज़ देखते हैं या कहीं पे भी, हमें ब्लैक कपड़ों में, मतलब एक तो होती है हमारी इंडियन आर्मी की यूजुअल वर्दी, वो हम यूज्ड टू है, लेकिन कई बार स्पेशल टास्क में दिखते थे ब्लैक कैट कमांडोज। तो हम सब सोचते थे ये कौन लोग होते हैं, इनको कब बुलाया जाता है, इनकी ज़रूरत कब पड़ती है। और सर सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, तो आज हम समझेंगे इस फील्ड को और ज़्यादा। तो सर इसकी शुरुआत पे चलते हैं कि कैसे आप एक एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो बने, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और कितनी ट्रेनिंग होती है और कैसे आपका उसमें सिलेक्शन हुआ। तो वैसे हम यूपी पुलिस से हैं। जैसे 1990 में मैं यूपी पुलिस में आया और फिर 1994 में मुझे जो है कमांडो में ट्रेनिंग में सिलेक्शन हो गया। कमांडो सिलेक्शन में होने के लिए भी बहुत सारी शर्तें होती हैं, आर्ताएं पूरी करनी होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं और जितने भी अर्धसैनिक बल की यूनिटें होते हैं, इन पर एक गश्ती आती है और गश्ती के अनुसार पुलिस विभाग के साथ बताया जाता है कि कमांडो ट्रेनिंग जाने के लिए एक डिमांड मांग आई है, सब लोग अपना प्रार्थना पत्र दें। तो बहुत ज्यादा संख्या में हर जिलों स्तर पर यूनिटियों पर प्रार्थना पत्र आती हैं और उसमें फिर चयन किया जाता है। जैसे कप्तान होता है जिले का, यूनिट का कमांडेंट होता है, तो वो चयन करता है। तो चयन करके वहां से सिलेक्शन करता है कि उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, नॉलेज भी उसके पास अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। हर चीज से लेकर के फिर एग्जाम टेस्ट लेकर के फिर वो अपने यूनिट से भेजता है। तो सर आपके टाइम पे कितने लोगों ने अप्लाई करा था और कितने लोग उसमें से आगे बढ़े थे? जी, तो पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग जो है 120 लोगों को चिन्हित किया गया था। वो भी 120 लोग कई जनपदों से आए थे। तो वहां से क्रीम थे, मतलब उस जिले के समझिए हीरो थे। हाँ। जब वो हीरो थे अपने आप में, पहले तो क्योंकि वो चयन करके इसलिए भेजता है कि उसकी इज्जत की बात होती है। कप्तान यही कह के भेजता है कि भाई इज्जत की बात है, अगर जा रहे हो तो वापस मत आओ। इसलिए भाई जो है मेजर, सूबेदार मेजर या आरआई साहब, ऐसा करिए कि ऐसे लोगों के यहाँ से चिन्हित करके भेजो कि जो वापस ना आए। तो उसके लिए बहुत कठिन पहले सिलेक्शन तो वहीं पर होता है। उसके बाद हमारे पूरे जो है उत्तर प्रदेश का जो ट्रेनिंग सेंटर हब होता है सीतापुर, और सीतापुर में सारों को इकट्ठा किया जाता है। अच्छा। सारे पूरे उत्तर प्रदेश से। तो वो संख्या लगभग 120 की रही होगी। 120 की संख्या थी। उस 120 की संख्या में से जो है 1.5 महीने तक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग सेशन में सुबह से लेके रात तक सारे शेड्यूल होते हैं, पढ़ाई के भी शेड्यूल होते हैं, फिजिकल के भी तमाम शेड्यूल होते हैं। सारे इससे जितनी बाधाएं, ऑपरेशन और जितने जो है फायरिंग रेंज, हर चीज का जो है वहां पर क्राइटेरिया होता है। और उसके बाद 16 किलोमीटर दौड़, 42 किलोमीटर दौड़, 5 किलोमीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, मतलब सब 300 मीटर दौड़, हर एक का मतलब एक प्रैक्टिस पहले कराया जाता है और उसका हर वीक में एग्जाम भी होता है। उस 120 लोगों को जब एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में से फिर नंबर दिए जाते हैं, एक चयन समिति बैठती है, सब अपने अपने नंबर देते हैं और नंबर देने के बाद जो नंबर के आधार पर फिर चयन होता है, उसमें से मात्र केवल 30 लोगों को एनएसजी कमांडो कोर्स हेतु भेजा जाना था। अच्छा। उस 30 में भी मेरा सौभाग्य है और मेहनत है
कि जो उसमें भी नाम पड़ा जिसके हमको एनएसजी जाना, लेकिन एनएसजी जाने के बाद भी श्योर नहीं है कि सारे लोग या हर व्यक्ति कमांडो कोर्स करके ही आ जाए, वो भी श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंचने का मौका मिला। तो सर जब आप वहाँ पे उस पे चले जाते हो कि आप 30 में से आप सेलेक्टेड हो, तो उसके बाद कैसी ट्रेनिंग होती है? कुछ अलग होता है उससे कि जो पहले ट्रेनिंग होती है उससे कितना डिफरेंट होता है? उससे तो कई गुना, मानिए कि 5-6-7 गुना जो है ट्रेनिंग होता है। वहां जाने का एक ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि जो है ये समझिए कि इतना हार्ड वर्क होता है कि वहां से भी करीबन हमको लगता है 15% लोग वहां से भी छट जाते हैं। क्योंकि वहां का भी रूल है कि अगर आप कोई पैर में चोट आ गई, घुटने में चोट आ गई, तो आपको 7 दिन अगर आपका मेडिकल रेस्ट हो गया इन 84 दिनों के अंतराल में, तो आपको वापस यूनिट भेज दिया जाता है। अच्छा। यूनिट, और इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है कि उस ट्रेनिंग को मतलब ये समझिए अगर बयां कर दिया जाए पूरे रूप में तो लोग कमांडो में जाना। सर करो ना, कुछ ऐसी ट्रेनिंग जो आपको आज भी याद हो, कुछ बताओ। अब आप सोचिए कि उस ट्रेनिंग में ऐसे ऐसे समय आते हैं, सिचुएशन आते हैं कि जब हमारा जो है ऐसे 16 करीबन सबसे ज्यादा जो घटनाएं हमारे बीच में होती हैं, वहां पर इंजर्डी होती हैं, उसमें 26 आर्टिकल होते हैं। वैसे तो वहां पे एनएसजी में उस समय पर लगभग 60 फायरिंग रेंज थे और एनएसजी का एरिया भी लगभग 60 किलोमीटर का है। मतलब वहां पे जंगल ट्रेनिंग हो, झाड़ी ट्रेनिंग हो, सारा एरिया सब कुछ वहीं पर होता है। मतलब इतना बड़ा जो है उसका एरिया है। तो उस ट्रेनिंग सेशन में जो है सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती हैं आपके 26 आर्टिकल होते हैं। तो 26 आर्टिकल में जो है हम जब स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको WR एक चढ़ना होता है ना, तो बहुत स्लिप करती है बहुत, उसमें मेहनत करके हाथ के कस से ऊपर जाते हैं। वो जो मेहनत किए होते हैं वो अपने पूरी ताकत पूरी बॉडी के ऊपर खींच के निकल जाते हैं। ऐसे करके कई कई बाधाएं, उसको दौड़ के समय का भी टाइम आउट होता है कि आपको 15 मिनट में 16 मिनट में इसको पूरा करना है। अगर वो टाइम भी ज्यादा हो गया तब भी हमारा बेकार हो गया वो ऑपरेशन। इस तरह करते करते जब हम वहां पहुंचते हैं तो इतना रस्सों का, जैसे नदी हमको पार करना है, मान लीजिए नदी की लंबाई 100 मीटर है, तो उसके लिए हम लोग जो है रस्सा उधर फेंके, या एक आदमी तैर के गया, रस्सा उधर फेंके, रस्सा बांधा गया, तो 20 लोग हैं तो उस रस्से से मंकी चाल में जाएंगे, जैसे बंदर जाता है, उस रस्से को ऐसे ऐसे कर करके वो पार करेंगे। और एक होता है कि जो पेट के बल ऐसे खींच के जाएंगे, कई तरीके का। तो ये मान लिया कि लगभग 20 आर्टिकल 15 आर्टिकल जाते जाते एक हाथ की कस खत्म हो जाती है, मतलब एकदम ताकत। और ये देखा गया कि सबसे कठिन रोल होता है और लास्ट में उसको रखा गया है। लास्ट में 2 हमारा रोल रखा गया है कठिन। एक तो जो है लगभग 40-50 फीट ऊपर जाने के बाद पोल पर ही चढ़ के जाना होता है, और चढ़ के जाने के बाद ऊपर एक पटरा रखा होता है, उस पर से दूसरे पे जाना होता है। आप सोचिए 40 फीट ऊपर एक, इस पे जो है बहुत सारा भय लगता है कि यार अब देखो अगर यहाँ से गए तो हम समझ लो काम से चले जाएंगे। और कुछ हार्नेस वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, वो 40 फीट पे हाँ होता है, लेकिन जो है धीरे धीरे ट्रेनिंग में इतना मजबूत, कुछ तो ट्रेनिंग हमारे लोगों को जैसे यूपी में भी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा तो मजबूत हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा सहने की क्षमता आ जाती है। और उससे ज्यादा भी घटनाएं हमारी होती हैं। एक होता है 9 फीट ब्रीच, हमारा जो एक गड्ढा होता है जिसकी लंबाई करीब 9 फीट होती है, लेकिन गहराई उसकी करीब 15-20 फीट होती है, और वो पक्का बना होता है। जैसे हम लोग गांव में जैसे अखाड़ा कूदते हैं, ये मौसम चल रहा है सावन का, बढ़िया सा इसी में होता है। नाग पंचमी वगैरह में पहले हम लोग गांव में थे तो अखाड़ा कूदा जाता था। कोई 26 कूद रहा है, कोई 20 फीट कूद रहा है, उसमें रिवार्ड रखा जाता था गांव में। तो इस तरीके से वो रखा था जाता। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी उसमें हम देखते थे कि जैसे हम दौड़ते दौड़ते गए और कभी कभी हमारा शॉट छूट गया, पैर का थोड़ा बैलेंस गड़बड़ हो गया कि लाइन बनी है उससे आगे नहीं जाना, तो दौड़ते ही लोग निकल जाते हैं। तो होता है कभी कभी। तो इस तरीके से जब वो गड्ढा आता था तो उस गड्ढे में देखो, सैंपल अगर कूदना अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये 50 फुट गहरा है, कूदने के बाद सर फूटा और कुछ भी हो सकता है, तो एक 3 फीट का भी गड्ढा पार करना बहुत मुश्किल है। खाई ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर जो हम लोग कॉम्बिंग में रहते हैं, उस जगह में बहुत बहुत चट्टानें आती हैं। उस चट्टानों में 5-5, 7-7 फीट का गैप होता है। उस गैप को हम दौड़ करके कवर करके उस पार चले जाएं, ऐसा इसलिए होता है। उसमें बहुत इंजर्डी होती है। उसके बाद जो है एक सबसे ज्यादा जो है होता है 26 फीट की एक दीवार होती है, जिसमें जो है एक रस्सा होता है, उस रस्से से हम लोग चढ़ते हैं। अपना वेपन भी साथ में होता है, 20 किलो का पिट्ठू भी रहता है, जिसमें बारूद गोला ये मान के रखा जाता है।
और सारे वेपन होते हैं, चाहे अपना सारी चीजें उससे चढ़ के जाते हैं, तो कस तो खत्म हुई होती है। और जब लास्ट में होता है तो उस समय एक हाथ छोड़ करके ऊपर चढ़ने के लिए हमको उसको पकड़ना पड़ता है, अगला जो वहां पर दीवार है। उसी समय जब ये हाथ छोड़ते हैं और ये हाथ पकड़ते हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं वहां पर होती हैं। वहां पर मानिए कि 2-4 लोग जो है पूरी ट्रेनिंग सेंटर में हो ही जाता है, इससे 4-8 लोग, अगर 60-70। हमारे बैच में लगभग 80-72 लोग थे जो पूरे स्टेट से आए, कुछ राजस्थान से आए थे, कुछ हरियाणा से आए थे, है ना, कुछ जो है एमपी से आए थे, ऐसे कई पांडेचेरी से आए थे, बहुत सारी जगहों से आए थे लोग। तो इस तरह से 72 थे। तो उसमें से करीबन 15 लोग तो निकल गए थे, लेकिन जो है बाकी लोग ट्रेनिंग करके वहां से निकले। और फायरिंग, जब फायरिंग होती है, अब आप सोचिए कि जितनी फायरिंग एक आम पुलिस वाला पूरी मतलब नौकरी के 60 साल में नहीं करता, जबकि पर ईयर फायरिंग का जो है 10-15-20 राउंड प्रैक्टिस के लिए होता है, उतना एक कमांडो सारे वेपन मिला दिया जाए, उसका 10 गुना फायरिंग केवल 84 दिन में करता है प्रैक्टिस में। और उसमें हर प्रकार की फायरिंग होती है कि अगर टारगेट है चलता हुआ, छुप गया, फिर दिख गया, अंधेरे में, नाइट फायरिंग, लेट के फायरिंग। अब ये सोचिए कि एक फायरिंग हो रही, दूसरा बट उधर है, उसकी भी गोली ऊपर से जा रही, मतलब बहुत बच बच करके, मतलब एक पग पग पर खतरा है कि कब क्या हो जाए। ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग में भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग में। और मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं कि जो अभी मैं बहुत जगह में ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन किसी में अभी हमने बताया नहीं। तो उस समय जो है अभी हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, शादी हो गई थी, लेकिन पुराने जमाने में शादी के बाद एक अगला रस्म होता है, गौना होता है, तो वो भी बाकी था। तो वो बाकी था, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल रही थी, 3 दिन की, है ना, 3 दिन की छुट्टी मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया। हम कहा ऐसे, हम देश के ऐसे मुकाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, सीख रहा हूं, और ऐसा मुकाम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कम से कम किसी दूसरे की जिंदगी तो ना बर्बाद हो। इस चक्कर में मैं नहीं गया, नहीं मुझे छुट्टी मिल रही थी और मैं नहीं गया, बताया कि छुट्टी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि देश के लिए बहुत कुछ त्याग लोग कुर्बान करते हैं और बलिदान होते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है ना, बहुत सारी, क्योंकि फौज में जो लोग हैं उनके भावनाओं से हर आदमी समझ सकता है कि बहुत ज्यादा जो है ट्रेनिंग बहुत। सर बहुत बड़ी बात है वैसे, क्योंकि आम आदमी के लिए तो ये भी करना बहुत मुश्किल है, जो आप ऐसे भी ये जो आप बात कह रहे हो। सर जो आपने ऑब्स्टैकल्स बनाए ना, आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट द इमेज इन माय माइंड, और ये सोचकर ही मुझे लग रहा है कि कितनी डिफिकल्ट चीज़ है। जब ट्रेनिंग आप करते थे, जैसे आपने बताया कि फायरिंग होती थी और इतने फायर करते थे कि आप अपने करियर में इतनी फायरिंग नहीं करते थे थ्रू आउट, तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी होता था कि किसी जवान को लग जाती थी, या कुछ अनहोनी हुई है ट्रेनिंग, या फिर बहुत मेक श्योर करते हैं कि परफेक्ट रहे, कुछ होगा नहीं? नहीं हुई है, अनहोनी हुई है ट्रेनिंग में ही? हाँ, ट्रेनिंग में जैसे हमने बताया कि कम से कम 10 लोग जो है वापस चले गए हैं, लेकिन मतलब कैजुअलिटी हमारे बैच में नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे बैचों में कैजुअलिटी भी हुई है। लेकिन हमारे बैच में कैजुअलिटी ही है कि मतलब ये बहुत लोग तो निकल गए, फिर फोर्स के लायक ही भी नहीं बचे, क्योंकि जब उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब उठ ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते हैं, तो मेडिकल उनको वो दे दिया गया जाने के बाद। तो मतलब ये घटनाएं देखने के बाद सोचिए, सुनने के बाद, उसके बाद भी उस काम पे अगर लग रहा है आदमी, तो समझिए कि कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। यही वजह से है कि हमारा जो है एनएसजी इंडिया का सर्वोच्च फोर्स माना गया है, और सक्सेस के लिए, एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए किसी हद तक गुजर सकती है। सर एनएसजी का मेन मोटो क्या होता है? जब एक, जैसे आप एनएसजी से निकले, आप एक एनएसजी कमांडो हो, तो आपका मोटो क्या है? आपका माइंड स्टेट क्या रहता है 24 घंटे? मतलब व्हाट इज़ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट की कोई इमरजेंसी आ गई, आपको बुलाया गया, तो आपका काम मेन क्या रहेगा? क्या मोटो रहता है एनएसजी कमांडो का? एनएसजी कमांडो का जो है, इसे कमांडो तो हमारे यहाँ पे कई हैं, जैसे पैरा कमांडो है। तो जैसे अभी 26/11 का एक मैटर आप देखे होंगे, बॉम्बे में हुआ, कि बहुत तेज से वायरल है। तो उसमें क्या है कि देखिए, वहीं पर जो है आपका जो है मरीन कमांडो वहीं पे थे, मात्र नेवी के, जो उस ऑपरेशन को कर सकते थे, है ना। लेकिन हर एक का काम अलग है। एनएसजी का जो है अपने में महारत सबसे ज्यादा हासिल है इसको हाईजैकिंग में, और ऐसी जगहों पर कि जहां पर हमारे आतंकी छुपे हों और हमारा किसी वीआईपी को टेकनेट किया गया है,
उनको और पब्लिक को नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा बचा के निकाल लेना, इसमें महारत हासिल। ओके, तो बेसिकली स्टेल्थ मोड जिसे कहते हैं उसमें चलते हैं ब्लैक हैट कमांडोज की, बिल्कुल ही कोई देख ना पाए कि ये ऐसा आसपास कुछ हो भी रहा है या कोई हमारे आसपास ब्लैक कमांडो घूम रहा है, बिल्कुल छुप के चलते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और छुपके और बहुत फास्ट एक्शन करना पड़ता है, क्विक। और इसीलिए हम लोग जो है छोटे वेपन भी रखते हैं, जरूरत पे बड़े छोटे। सबसे तो मेन तो हमारा वेपन है आपका AK-47, जो बहुत ही जबरदस्त वेपन है, उसके बारे में तो कोई तुलना ही नहीं है। और इसी वजह से कि जो वहीं पर जैसे बता रहे थे कि हमारे मरीन कमांडो थे, लेकिन उनका काम क्या होता है कि जहां पर उनको अटैक मिला कि यहाँ पर है, तो वो जाके अटैक करके समाप्त कर देना। NSG का काम क्या है, जैसे 26/11 का, वहीं रहते हुए भी आपका काफी लंबा समय लग गया। और जब वहां से NSG से मूव किया, वहां से फ्लाइट लेके बॉम्बे आए, इतना समय लग गया, तब तक आउटर गार्डन से घेरा से लोग रहे, जैसे आए तो ऑपरेशन NSG नहीं किया। और यही वजह से नहीं हो सकता, अगर उनके द्वारा ऑपरेशन कराया जाता तो हमारे मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो जाती, क्योंकि हर एक को अपने अपने में एक महारत हासिल होता है कि कम कैजुअलिटी में कैसे अपने सुरक्षित हम लोगों को निकाल लें, और हमारे जो आतंकी हैं उनको भी हम निपटा दें, और अपने लोगों को बहुत कम कैजुअलिटी में निकाल लिया जाए। NSG का फोकस मेन VIPs पे भी ज्यादा रहता है ना, अपने लोगों को बेसिकली रेस्क्यू करना, ये कह सकते हैं NSG का मेन काम है। क्योंकि ये सारी चीजें वहां सिखाई भी जाती हैं कि आप जो है से बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे तो कैसे प्रवेश करेंगे, अगर वहां पर किस बार से इसका ध्यान कैसे उधर केंद्रित करेंगे, हर चीज वहां पर मतलब इसी चीज पर विशेष ट्रेनिंग होती है। और खास तौर से जो NSG के मेन ऑपरेशन वाले होते हैं, उनकी 3-3 साल की पोस्टिंगें होती हैं, उनके पास केवल एक ही वर्क होता है कि सुबह शाम लगातार 2 साल 3 साल तक ट्रेनिंग करते रहना, कोई ऑपरेशन आए चाहे ना आए। और अलर्ट मोड पे टीमें लगातार बैठी रहती, जो 60 नोटिस पे 1-1 2-2 मिनट में तुरंत मूव कर जाती। सर मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी आपकी कुछ एक्सरसाइजेज होती थी, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग इतनी क्विक होनी चाहिए कि कैजुअलिटी भी ना हो, अपने लोग भी बच जाएं, आतंकवादी को भी ख़त्म करना है। तो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी आपके कुछ ड्रिल्स होते थे, टेस्ट करते थे आपको मेंटली? हाँ, मेंटर के लिए क्या है, इतना हम लोग जो है अपने में कॉन्फिडेंस, इतनी तैयारी हो जाती है कि जैसे तुरंत जो है ग्रेनेड को तुरंत प्राइम करके तुरंत फेंकना है, तुरंत अगर बम को तुरंत बना लेना डिटोनेटर लगा करके है, तुरंत जो है हर चीज मतलब एक्शन में, एक हमारा है तो गन हुआ तो दूसरा, ये सब चीज प्रैक्टिस। राख में अगर रेत फेंक दिया गया, उसके बाद भी आंख बंद करके कैसे हम गन को जोड़ते हैं, रुकाव को दूर करते हैं, आंख बंद करके ही कैसे आहट में फायर कर देते हैं, हर चीज सिचुएशन में पहले ही सिखाया जाता है कि लेट करके भी, रेंग करके भी, आहट पर भी कैसे हम लोग काम करेंगे, सब चीज एकदम सिचुएशन। इससे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि ऑन प्रैक्टिस में कर चुका, कोई चीज का अगर हम काम कर चुके होते हैं, उस प्रैक्टिस को हम कर चुके होते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक कराई जाती है, तो कॉन्फिडेंस आता है। उस कॉन्फिडेंस के आगे सारी चीजें वो होती हैं, मतलब हल्की हो जाती हैं। तो वो सब कोई ऐसा माने नहीं रखता। जब अपने मिशन पे निकलते हैं तो कोई चीज का ध्यान ही नहीं जाता, केवल मिशन सफल करना है बस। सर आप यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में थे, और अभी आप ऑपरेशन की बात कर ही रहे थे कि जब ऑपरेशन आ जाता है तो माइंड में सिर्फ वही रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आज इतनी साल की सर्विस के बाद भी कोई एक ऑपरेशन अगर आपके माइंड में आज भी है तो वो कौन सा है? एक ऑपरेशन तो कई किए, उस पर चर्चा भी हुई। एक ऑपरेशन और भी बहुत अच्छा ऑपरेशन था और बहुत खतरनाक भी था, और ये ऑपरेशन है, ये घटना है लगभग 1995 की। 1995 की मैं लखनऊ में था, कमांडो यूनिट में अपना। और जैसे है कि ड्यूटी तो शिफ्ट वाइज लगी रहती है, तो शिफ्ट वाइज रिजर्व मोड में मतलब जैसे आ गए कि 8-10 घंटे रहना है, तो हम लोगों का वो रेस्ट रूम बना होता है, उसमें अपनी पूरी तैयारी, अपना बैग वो तो एक बार पैक कर देते हैं हम लोग, डबल रखते हैं। घर पे हमारा अलग है और एक यहाँ का अलग है, इसको मैं टच नहीं करता, इसमें सब पूरा अपना गृहस्थी पूरा डाल के रख देता हूँ छोटा सा। शॉर्ट नोटिस पे जाना हो ड्यूटी से ही तो हमें कोई टेंशन ना हो। तो ऐसे जैसे क्या है, जैसे मूवी देख रहे हैं, अपना रिक्रिएशन रूम है, बढ़िया मनोरंजन रूम में सब लोग बैठे हैं, अपना 5-7 का ग्रुप है, अपना बैठे हुए हैं। और तब तक जो है भाई अलर्ट का एक आई सूचना तुरंत से कि जो है मतलब तुरंत, जैसे एक बहुत बड़ा उपद्रव चल रहा था लखनऊ में। ये टाटा की एक कंपनी है टेल्को,
जो ट्रक बनाती है, बहुत बड़ा जो है वहां पर है, 5-7 किलोमीटर में लखनऊ में बना हुआ है। तो वहां पर जो है एक सूचना आई कि जो है वहां के जीएम को 3-4 और ऐसे लोग हैं जिनको वहां के जो एम्प्लॉय हैं, जो अपनी कुछ धरना प्रदर्शन 3 दिन से कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आज वो अत से ऊपर निकल गए हैं और उनको अगवा कर लिए हैं और 3rd फ्लोर पर उनको कैप्चर कर लिए हैं। अब उनको किसी हद तक मार देने की जो है वो है, क्योंकि उससे पहले जो है जितना पुलिस की प्रक्रिया थी लगभग करना था, काफी कर ली। जैसे उनको भगाने की प्रक्रिया गर्म पानी के माध्यम से, जो हमारा फायर ब्रिगेड के द्वारा है, और उसके बाद जो है आंसू गैस है, फिर उसके बाद लाठी चार्ज है, ये सारी पुलिस की प्रक्रिया होती हैं जो हमारा जो एक पब्लिक होती है उसको भगाने का। उनका एक सबका मकसद था कि अपनी मांगे जबरदस्ती मनवाना जी, वेतन बढ़ने के लिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वही हमारा ऑपरेशन मिला। तो फिर हम लोगों की 6 लोगों की 5-6 लोगों की टीम थी, 6 लोगों की। तो हम लोगों की 6 लोगों की टीम भेजी गई, और भेजी गई तो हम लोग क्विक एक्शन पे वहां पहुंचे तो देखे कि बड़ा एकदम वैसा माहौल है। पुलिस जो है उधर जो है पहले पब्लिक को, एम्प्लॉय को दौड़ा रही है डंडा लेकर के मारने के लिए, तब तक ईंटा पत्थर लेकर के उधर से वो लोग दौड़ा रहे हैं। मतलब जो है इतना चैलेंजेस चल रहे हैं उसमें। तो हम लोग पहले 10 मिनट 5 मिनट रुके, माहौल को समझे, पूरा सिचुएशन वहां से जाने क्या है, किस फ्लोर पर है, कहाँ पर है, पूरा नक्शा वहां बैठ के वहां का जो एक उसको बुलाए मैनेजर जो है उसको समझे, और वहां के जो पुलिस है लोकल उससे भी समझे। तो हमको पता चला कि जो है ये है घटना। तो फिर हमने जो है वहां का जो कमांडर था, जो वो पुलिस का जो उसको देख रहा था, उसको हमने बताया कि भाई देखिए, अब कहा कि सर लास्ट स्टेज है फायर करना ही, क्योंकि हमारे सारे स्टेज जब गुजर जाते हैं तो लास्ट स्टेज होता है फायर करना। भीड़ को रोकने के अलावा इसके दूसरा तरीका नहीं है, तो यही होता है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन जो है लेकिन फायर अगर करोगे तो उधर क्या हो सकता है कि उनको वो मार सकते हैं, है ना। सही बात। तो हमारा जब इशारा करेंगे जो हम लोग, तब उस पर आप कार्रवाई करेंगे, करना ही है, क्योंकि पब्लिक इतनी है कि क्या हो सकता है। फिर हम लोग जो है बैक साइड से गए, और बैक साइड से उस पर हम लोग रस्से के सहारे से फेंक करके, और तीसरी मंजिल पर हम लोग चढ़े हम। तो 1-2 हमारे साथी ऊपर रह गए, और जो है वो सामने साइड में मोर्चा लिए, और एक साथी इस साइड को लिया, एक नीचे हमारा रहा, और हम 2 लोग जो है उसमें एंट्री किए, जिस कमरे में उनको बताया कि कैद किए हुए हैं। हाँ। तो हमारा मकसद था कि उनका कहना कि जो है हमारा ऊपर वाला वो अलर्ट करेगा तो उसी समय जो है आपको फायर करना है, उस पर 1 2 4 5 राउंड जो भी आपको करना है तो करना है। तो उसी समय में हम लोग एंट्री करने वाले थे, उसी समय पर उधर से फायर कराया गया, उधर से। तो जब फायर कराया गया तो उसमें वो तो फायर की घटना हम भी देख रहे थे कि फायर घटना देखने के हमको 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर एंट्री करना था, क्योंकि तुरंत फायर को सुन करके वो कुछ लोग जो है मतलब अट्रैक्ट कर जाए उधर, मतलब बाहर को भागे, गेट वेट खुले, मोमेंट एकदम बहुत तगड़ा हो जाए। तो उसको देखे, अरे वाह, एसएलआर की फायरिंग तो बहुत ही लाजवाब है। मानिए AK-47 के बाद उसका है AK-47 बड़ी है, समझिए कि मतलब ये देखिए कि मतलब एसएलआर अगर फायरिंग पहुंची तो जिसके लगती अगर अंतराल तो कम से कम 5 फीट जंप करके गिरता है। अच्छा, तो एक शॉटगन की तरीके की हो गई। हाँ, शॉटगन जैसे होती है। हाँ, नहीं शॉटगन नहीं, डेड वहां पर 2 आदमी वहां स्पॉट खत्म हुए वहां पर। अच्छा, ऑन स्पॉट। वो वाली नहीं थी कि रबड़ बुलेट से कहाँ क्या होना है, भगदड़ मच गई। और उसी समय में जो है हम लोग एंट्री मारे, ऊपर से छत से जो रस्सी पड़ी है, छत से जैसे उसमें आए तो अपना पैर के सहारे जो है इधर से हमने लोगों ने खिड़की शीशा पे मारा और शीशा से सीधा प्रवेश कर गए। तो वहां पर 3 लोग बंधक बनाए गए, और 3 लोग बंधक बनाए गए। 1 लोग वहां पर जो है उसके देख रेख में थे, बाकी सब लोग भगदड़ में उतर गए, नहीं रहे तो बहुत लोग, दरवाजा खुला ही छूट गया, है ना। तब तक हम लोगों को देखे, वो भी घबरा के थोड़ा सा निकला, लेकिन 2 लोगों को और बुला के आगे गेट से निकलने का प्रयास किया। तब 1 को जो है वहां पर भी हम लोगों को मारना पड़ा। तो फिर रास्ता साफ हुआ, फिर उनको खोले, है ना, और उनको खोल करके, और फिर जब ऊपर से हम आ गए तो ऊपर से हम लोग कहीं ग्रेनेड इस्तेमाल किए, कुछ नीचे गिराए। हालांकि पब्लिक नीचे जा चुकी थी। जैसे हमारा मेन मकसद था कि पब्लिक भी कोई ज्यादा नुकसान ना हो, कम से कम हो। नहीं तो अगर ऐसे बल प्रयोग कर देते, 20 लोग हैं तो ग्रेनेड फेंक देते, 20 लोग खत्म हो जाते। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पुलिस विभाग में रूल और कानून में भी सिखाया जाता है, IPC के धारा में भी ये चीज लिखा हुआ है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि की जा सकती है।
तो ये चीज सिखाया जाता है कि हमें जो है कम से कम कैजुअलिटी में हम अपना काम कर लें, और फिर उसको अंजाम दे करके हम लोग सुरक्षित निकाल करके फिर अपना जो है वहां से मूव कर गए, और जो भी कुछ पकड़े गए उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया फर्द चालान बना करके। और इस तरह से वो ऑपरेशन, मतलब ये समझिए कि जब वहां से निकल के आए तब सांस लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अगर पीछे से कोई पहले से हमसे ज्यादा सतर्क है, क्योंकि कहा गया है कि फौज हो चाहे पुलिस हो चाहे हमारा ये एनएसजी कमांडो, हम लोग काउंटर अटैक करते हैं। फर्स्ट अटैक उसी का होता है, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को बचाना। और जो वो बैठा है, चाहे हमारा बदमाश है चाहे टेररिस्ट है, उनका मकसद है कि अगर 10 भी मर गए तो क्या उसके कोई फर्क पड़ता सर है। इस केसेस में, इन केसेस में जैसे आप ऑपरेशन पे गए, आपने बोला कि 5-6 कमांडर्स आपके साथ थे, तो उन कमांडर्स में से भी कोई लीड करता है, कोई जो कमांड देता है कि अब फायर करना है, या फिर सब लोग अपने हिसाब से चलते हैं? थोड़ा बताओ। हाँ बिल्कुल, लीड क्या करता है, उसका नक्शा प्लानिंग सब प्री प्लानिंग हो जाती है कि आप जो है आपको ये एरिया देखना है, आपको ये एरिया देखना, ये वीआईपी में भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन एक कमांडर होता है। जैसे हमने देखा है कि मूवीज में या वेब सीरीज वगैरह में कि बिना ऑर्डर्स के फायर ओपन नहीं करते हैं, तो इन ऑपरेशंस में जैसे आप 5-6 कमांडोज गए हो, तो उनमें से भी कोई एक कॉल देता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा है कि सिचुएशन, उसको एरिया मार दिया था कि एरिया देखना, अगर इधर से फायर है तो आपकी जिम्मेदारी है, पूछोगे तब तक तो मार देगा, है ना। पूछने को तो स्वतंत्र जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये आपका हिस्सा है, इसमें कोई घटना कोई फायर आता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है ऑपरेशन तक। ये एरिया ये 2 लोग एंट्री करेंगे, इनका ये काम है, सबका काम पहले से कमांडर बांट देता है, और फिर जब क्लोज होते हैं तब फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग फिर होती है जब ऑपरेशन समाप्त होता है। सर मुझे थोड़ा उस बारे में बताइए, जैसे आप एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के मेंबर रहे हैं, तो टेररिस्ट मूवमेंट शुरू से रही है इंडिया में, टेररिस्ट अटैक्स भी हो जाते हैं, और एक नाम बहुत कॉमनली हम सुनते हैं दाऊद इब्राहिम का या फिर छोटा राजन का, ऐसे नाम हमने तो एज ऑडियंस या एज पीपल सुने हैं, लेकिन आपने एज ऑफिसर्स सुने हैं इनके नाम, और आपका इनके लोगों से भी बहुत ताल्लुकात रहा है, किसी को पकड़ा है, किसी को आपने बहुत सारे ऑपरेशंस रोके भी हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि ऐसे गैंगस्टर या टेररिस्ट के साथ जब आपके एक्चुअल इनकाउंटर्स होते हैं, जितना हमें पता नहीं चलता, आपको और क्या पता चलता है, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कैसे हमारे देश की इंटेलिजेंस काम करती है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, बिफोर द अटैक ऑल्सो एंड आफ्टर द अटैक ऑल्सो, क्या प्रतिक्रिया रहती है पीछे? जैसे दाऊद इब्राहिम के बारे में जैसे बता रहे हैं, तो उसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ कुछ घटनाओं में। तो उस समय मैं एसटीएफ में था, क्योंकि हमारी एटीएस का गठन जनवरी 2008 में हुआ। तो पहले तो टोटल काम एक समझिए कि एसटीएफ भी एक हमारी बहुत ही अद्भुत फोर्स है आपके उत्तर प्रदेश की खास तौर से, और इसकी सराहना पूरे इंडिया में की जाती है, पूरे इंडिया में जा जाके ऑपरेशन करती है जा करके, और बहुत कम संख्या है, महज केवल 500 की संख्या है, और ये 500 की संख्या समझिए करोड़ों पे भारी है, इतनी गजब बगैर चूक किए जो है घटना को अंजाम देती है। तो वैसे मैं 2000 में, सन 2000 में, तो मैं महाराष्ट्र में मुंबई में कई उसमें गए हैं, तो जैसे हम लोगों को 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना भी रहना पड़ जाता है कभी कभी सिचुएशन, रूम लेके। जैसे 2-4 दिन का काम है तो हम लोगों के यहाँ ऐसा सिस्टम है, क्योंकि हम लोग सिविल ड्रेस में ही रहते हैं, सारे अपने डॉक्यूमेंट गन वना वेपन सब अपना उसमें रख के रखते हैं, और पूरी टीम होती है, हमारा एक डिप्टी एसपी है, एक इंस्पेक्टर है, 2 एक सब इंस्पेक्टर हैं, और 2-4 कमांडो, 5-6 की पूरी 60 की टीम होती है। एक गाड़ी पूरी मूव होती है, प्राइवेट गाड़ी रहती है, जिस जगहों पर जाते हैं हम लोग वहां पर जो है वहां का नंबर प्लेट लगा लेते हैं, वहीं का नंबर प्लेट 20 की संख्या में रखते हैं। लेकिन हम लोगों की मंशा क्या होती है कि जन कल्याण में काम करते हैं। उस नंबर प्लेट का लगाने का मकसद हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ या कोई ऐसा नहीं, जन कल्याण में, क्योंकि अगर वहां पर ऐसा कोई पहचान जाएगा तो हम अपने ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो वहां पर हम रहे, तो उस समय जैसे दाऊद इब्राहिम 10 सरगना, आप पूरे वर्ल्ड सरगना है, ये आप जान ही रहे हैं इसके बारे में कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं पूरे देश में समझिए उसका एक सरगना है बहुत बड़ा, वो कहीं भी रहे, लेकिन उसने एक गुर्गे उसके इतने हैं, है ना। तो जैसे उसका खास दाहिना हाथ गुर्गा है छोटा राजन है, और उसके बाद जो है मुन्ना बजरंगी के बारे में हर आदमी जान रहा है, और कभी 5-5 लाख का इनाम था। तो ऐसे जो है इनको पकड़ने के लिए जो है मुन्ना बजरंगी, राजन,
इन पर कई बार हम लोग जो है ऑपरेशन में गए, कई बार सिचुएशन ऐसी आई कि कुछ लोग उनके हाथ आ रहे थे लेकिन मेन जगह नहीं पहुंच पा रहे, तो ऐसे हम लोग छोड़ के भी चले आते। जैसे पता चला कि हमें पकड़ना है मुन्ना बजरंगी को, छोटा राजन को, और लेकिन पता चला उसका, क्योंकि सारी कॉलेज सब रिकॉर्ड होती रही, क्योंकि सूचनाएं हमको आईबी से भी मिलती हैं, इंटेलिजेंस से बहुत सारी सूचनाएं होती है, वो भी सूचना तंत्र इकट्ठा करके हम लोगों को देती है। बहुत सारी सूचना हम लोग अपने माध्यम से भी एकत्र करते हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉल टैपिंग ये सारी चीजें हैं, सबके पास, हम लोग के पास 2-2 3-3 फोन होते हैं, जिनमें एक फोन पे 20-20 कॉल की रिकॉर्डें चल रही होती है। मतलब अगर उधर घंटी बजी उधर बजी तो उसकी एक हमारे पास 3 जगह बजती है। जैसे उसने अपने रिश्तेदार के यहाँ फोन किया तो उसके पास बजेगी और एक हमारे पास भी बजेगी, फिर क्या बात हो रही है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तुरंत की जरूरत है कि बात की जरूरत है, इन सारी चीजों से सब पूरा कम्युनिकेशन। जब देख रहे हैं, जैसे गए महाराष्ट्र में और देखे मुंबई में कि मैं एक को टेकअप कर रहा हूं, लेकिन टेकअप तो कर रहा हूं लेकिन इसके और लिंक है 5-7 साथी, वो नहीं है मौके पर। तो ऐसी जगहों में पास में ही बैठ के एक ही ढाबा पर, एक ही होटल में, एक ही टेबल पर चाय पी के चले आते हैं बगैर टच किए हुए, चाय पी के साथ में एकदम, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा उनका क्लाउड, ज्यादा उनकी जो संख्या है वो हमारे साथ आ जाए, तो हमारा बेटर जो है ये हो जाएगा। और इस तरीके से फिर उसमें जो है 2002 की बात है, फिर आपका जो है ये छोटा राजन जो है ये अपना गैंग अलग बना लेते हैं कुछ दिन के बाद, क्योंकि जब आदमी एक बाहुबली हो जाता है, पैसा बहुत सारा कमा लेता है, बहुत सारा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने का एक सशक्त बन जाता है कुछ समय के बाद, तो ये हमेशा होता आया है, तो अपना खुद सोचता है किसी की लीडरशिप में काम करने के बजाय क्या है अपनी लीडरशिप हम खुद करें, तो अपना अलग हुआ। तो ये तो डुप्लीकेट है। कुछ दिन के बाद जब मुन्ना बजरंगी उसके साथ रहा और उसने फिर जो है अपना अलग से बना लिया 50-100 लोगों का गैंग, उसने अलग बनाया, तो ये डुप्लीकेट नीचे चलता जा रहा, सब सशक्त होते चले, सब अपना अपना वर्क है। लेकिन फिर भी इन लोगों में एकता ऐसी होती है कि अगर कहीं पर महाराष्ट्र में कोई घटना करानी है और दूसरा विदेश में बैठा है या दूसरे कोने पे बैठा है, तो छोटे मोटे काम करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं कि भाई एक वहां का मैटर है, ये पैसा ये ऐसा इतना ले लो सुपारी, हम ये इसको दे देते हैं। तो ये भी फिर भी ये लोग आपस में करते हैं, ऐसा होता है। ये सारी बहुत सारी रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्डिंग ऐसी ऐसी होती है सर कि क्या बताएं, कि अगर वो रिकॉर्डिंग सुन ही नहीं सकते हो, ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग होती है। कि हम लोग इतने बदमाशों को पकड़े हैं, इतने इनकाउंटर हुए हैं, सब जगह निकल के आता है कि सुरो सुरा इन्हीं में मारे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, इतनी भद्दी भद्दी बातें होती हैं अपनी गर्लफ्रेंडों से कि यही होता है कि ना सुनो, और ना सुनो तो मुश्किल, पता चला एक आदमी निकल जाए हाथ से। अभी पता चला कब कौन सी घटना की लखनऊ में इस कोने पे आ गया है, सूचना मिल गई और पता चला मिस हो गया, तो फिर समझ लो हम लोगों के ऊपर खैर नहीं खिंचाई कि आया किन जो है आप अपने हाथ में निकाल दिया आपने, तो इसलिए सुनना भी जरूरी है। तो इस तरीके से उसमें आया फिर इस दिन क्वेरी में कि मुन्ना बजरंगी के जो है कुछ जो है गुर्गे जो है कुछ झुग्गी झोपड़ी एरिया में 2002 में कुछ इनकाउंटर हुए थे, तो यहाँ पर जो है छुपे हुए हैं, है ना। वो पक्की थोड़ा सा झुग्गी झोपड़ी थी और वो शायद पूरे इंडिया लेवल का एरिया है, वो बहुत बड़ी एरिया है कि मतलब ये समझिए छोटी छोटी गली अगर घुस जाओ तो निकल ही नहीं सकते हो, ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे कि क्या बताएं, उसमें भूल भुलैया समझिए एकदम पूरा एकदम, है ना। तो लेकिन क्या है, तो उसमें हम लोग जो है पहुंचे, फिर वो जब उनको पता चला वो हुआ तो निकल नहीं रहे तो पीछे से काट करके ग्रेनेड डाला गया, एक धुआं वाला पहले डाला गया, फिर उसका तब वो भागे बेचैन होकर के, और भागे तो भागने मजबूरी है। तब हम लोगों ने फिर 5-7 की संख्या में थे और फिर जो है निकल के टेकअप करके 2 उनके साथी इनकाउंटर में वहां पर मारे गए। इस अभियान जो है बहुत ही मतलब वैसा रहा आपका जो है दाऊद इब्राहिम के गैंग का, और फिर उसके बाद तो ये लोगों को खुद का गैंग था। सर जैसे अभी आपने बताया कि अगर कोई गैंग मेंबर अगर कहीं पे ढाबे पे है तो बिना क्लाउड के, बिना अपने रेस्ट ऑफ द गैंग मेंबर्स के साथ, तो आप उसको टारगेट नहीं करते, मतलब वो भी तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हाँ, उसका देखिए रीजन ये होता है कि हमारा मकसद ये है कि जब एक को पकड़ें तो पूरा भले 1 महीना 2 महीना और लेट हो जाए, लेकिन उसका मतलब पूरा जो मेन पॉइंट है सारा खत्म हो जाए। मेन पॉइंट जैसे हर एक गैंग में 4-5 हीरो होते हैं, अगर 50-60 का गैंग है तो 4-5 हीरो हैं। अगर 4-5 हीरो को एक साथ हमने पकड़ लिया तो गैंग समाप्त, फिर किसी में उसके लोग जाके मिले वो बात अलग है, लेकिन उनका अस्तित्व फिर वहां से समाप्त हो जाता है। तो पता चला कि हमारा जो मकसद है वो हल ही नहीं हुआ, एक छोटा सा मिल गया, बड़े वाले सतर्क होके निकल गए, तो फिर हम चले उनके चक्कर में, फिर 2 साल तक अपने समय में अपने उसमें सब लगे रहे।
इसलिए हम लोग जो है मौके पे छोड़ते कि कहाँ जाएगा। सब हमारे पास सिस्टम है, सर्विलांस है, सेल टावर है, कहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है, सब तो आजकल टेक्नोलॉजी है, मशीनें, एक एक चीजें सब पता हो जाए, कहाँ जाएगा। अच्छा सर, आपने गवर्नर्स को भी सिक्योरिटी हेड रहे हो आप, उनके गवर्नर्स के, पीएम के, तो उनके इस बारे में थोड़ा बताओ कि उनको सिक्योरिटी देना कैसा रहता है। इनके जब कॉन्वॉय चलते हैं तो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो सिक्योरिटी को फॉलो करनी पड़ती है, क्या क्या रहता है, एक बार बताओ। तो गवर्नर में तो वैसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि गवर्नर का पब्लिक से टच होता नहीं है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट गवर्नर के नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं आपके सीएम की सुरक्षाओं में। हाँ सर बताओ ना, सीएम की सीएम की सुरक्षाओं में सबसे ज्यादा चैलेंज आते हैं, और खास तौर से जो प्रेजेंट सीएम है, जो मौके में प्रेजेंट सीएम होता है, उसकी जो है बहुत ही बड़ी सभाएं होती हैं। चुनावी दौर में एक एक दिन में 10-10 मीटिंगें करता है, 5-5, 6-6 करता है, पूरे महीने का शेड्यूल होता है। उस समय हम लोग कमांडो की संख्या कम से कम 100-200 की तादाद में लगती है, रिजर्व टोटल लग जाता है। क्यों लग जाता है कि कमांडोज को जो है इधर से आपने ट्रेन से गए, इधर से शिफ्ट जा रही, इधर आपके उत्तर प्रदेश के उस कोने में है, तो पता चला इस कोने में, एक उस कोने में, तो समझिए कि कम से कम 50 से 60-70 लोग तो खाली मूवमेंट पर रहते हैं। हाँ। मूवमेंट पर रहते हैं। जैसे ये घर से बंगले से निकला तो हमारे जो 6 कमांडोज हैं उनको कवर करके, चाहे पैदल चल रहे हैं तो उस हिसाब से एरिया होता है कि हमारे 2 पीछे होंगे, 2 आगे होंगे, साइड में होंगे, एक एक आगे पीछे होगा, उस हिसाब से पूरा एरिया। गाड़ी से चलते हैं तो गाड़ियों में भी एक गाड़ी आगे कवर करती है, साइड कवर करती है, साइड से कवर करती है, इस साइड से कवर करती है, बीच में उसको टेकअप करके गाड़ियां बीच बीच में टर्न करके वो उधर पहुंचेगी, उधर मतलब उसमें घूमती रहती हैं, उसमें सिचुएशन अनुसार। रास्ता भी हम लोग बीच बीच में चेंज करते रहते हैं, किसी एक ही रास्ता से नहीं जाते हैं। तो इस तरह की एडवांस टीम जाती है, इसमें एडवांस टीम जाती है कि जो वहां पर एक दिन पहले पहुंच जाएगा, वहां से डीएम को तुरंत सूचना देगी, कप्तान को सूचना मिलेगा, होटल में रहेंगे, उसकी गाड़ियों की व्यवस्था वहां पर की जाती है, 5-6 सारी व्यवस्था है कि फिर वो मौके पे पहुंचते हैं, वहां पर मंच को देखते हैं, मंच को चेक करते हैं, बम डिस्पोजल को बुलाते हैं, उससे चेक कराते हैं, फिर उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं लिखा पढ़ी करके, और उसके बाद अगले दिन वो मीटिंग करा देते हैं, और कराने के बाद फिर यहाँ से सीएम को बैठा दिया गया एयरपोर्ट पर या हेलीकॉप्टर पर, अगली मीटिंग के लिए फिर दूसरी टीम वहां पर तैयार है। तो मतलब ये मानिए कि पूरा 1 महीना चुनाव में तो एकदम आदमी समझो कि एकदम भूत बन जाता है। मतलब नहाने, खाने, सोने कोई वक्त नहीं, पहुंचे नहीं कि अगली मीटिंग की तैयारी हो गई। हाँ, सही ये बात ऐसी है। चीज है। और सर, जैसे ओपन स्पीकिंग होती है कि जनता भी है जहाँ पे, और नेता लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं, और आप एक सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हो, हेड कर रहे हो, वहाँ पे क्या क्या मेजर्स देखने पड़ते हैं आपको? हाँ, वहाँ की सिचुएशन तो बहुत टफ होती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन है तो बड़े बड़े आला अफसर भी होते हैं वहां पर, मंत्री लोग होते हैं, हैं, और डीजीपी तक बहुत बड़े बड़े अधिकारी सब आते हैं। लेकिन हम लोगों का केवल रूल नियम कि हम उनके 2 फीट 3 फीट के दायरे में नहीं आने देना, तो नहीं आने देना है ना। तो बहुत सारे जो हिस्से जो है हम लोग कुन्ही मार के, चाहे डीजी हो चाहे वो साइड कर देते हैं बिल्कुल अपने रेंज, क्योंकि हमारा मकसद है वीआईपी को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्शन देना। हाँ। प्रोटेक्शन देना। अभी आप देखे होंगे बहुत अभी जल्द कहाँ के एक याद है डीजीपी थे, उन्होंने एक कमांडोज को जो है ऐसा किया, उनको साइड किया तो उसको थप्पड़ भी मार दिया। उनकी इतनी बुरी हालत हुई, इतनी बुरी हालत, सारे कमांडो ने पैर से मार मार के साइड कर दिया एकदम, पूरा एकदम। अरे भाई आप जहाँ के हैं यहाँ के हैं, अगर कल सीएम को कुछ हो गया तो उसकी मेरी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो हमारी जहाँ जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, और वहां पर भी एरिया हमारा बटा होता है बिल्कुल सतर्क। वो क्या स्पीच दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, मैं सुन पाता हूं। अगर कोई लगता कितना लुभावना स्पीच हो रहा है, मैं कुछ नहीं सुनता। मेरा मकसद होता है एम केवल पब्लिक। पब्लिक पे अगर हम 4 लोग हैं मंच के 4 किनारे, और तो सबका अपना एरिया पहले से ही बटा होता है, डिवाइड कि आगे से लेके 45 डिग्री है आपका एरिया है, इधर से आपका एरिया है, बैक वाला बैक का एरिया है। उस एरिया में कौन कौन से लोग क्या हरकत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके हाथ उठ रहे हैं, किसका हाथ ऊपर निकालने का प्रयास कर रखा है, एक एक चीजों पे हम लोग वॉच करते रहते हैं बिल्कुल, कि मतलब अगर जरा भी उसको लगा कि ये क्या, तो उसको पहले से हमको बिल्कुल एक्शन पूरा, मतलब एकदम पूरी जिम्मेदारी, मतलब सारे सेंस शरीर के कहे जाए सब खोल के रखना है। अगर आपको ये लगा कि ये बंदा भीड़ में से ये स्ट्रॉन्ग वो है, ये कर सकता है फायर, तो आपको ऑर्डर होता है कि आप सीधा गोली मार सकते हो? नहीं, तब तक नहीं उसका, क्योंकि इतना सतर्क रहते हैं कि हम लोग इतनी ट्रेनिंग दी है कि उनका निकाल के ट्रिगर जितनी देर में दावना, उससे फास्ट हमको मूवमेंट करके उसको मार देना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे रूप में हाथ निकाला हो, तो ऐसे तो हम किसी को कर नहीं सकते, है ना। यही तो अंतर है कि पब्लिक में घुसे हुए बदमाश और हम में, यही अंतर है
कि हमको सेकंड एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, कि वो फर्स्ट एक्शन करे उससे पहले हम उसको सेकंड एक्शन पे निपटा दें, हमको एक्शन उधर पता चले निपटा दें, इतना फास्ट। इसी के लिए तो कमांडो, नहीं तो आम पुलिस, नॉर्मल पुलिस, कमांडो में अंतर क्या रह जाए अगर ऐसा ना हो। और सर जो गाड़ियां होती है कॉन्वॉय में वो सारी बुलेट प्रूफ ही होती हैं? सारी गाड़ियां नहीं होती हैं, खास तौर से हमारी गाड़ी जो वीवीआईपी की होती है वही बुलेट प्रूफ होती है, बाकी तो सब एक नॉर्मल जो है गाड़ियां होती हैं, ऐसा कहें। लेकिन हाँ, हम लोगों के पास जैकेट होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, जिनको हम लोग पहनते हैं, जो इन पे गोलियां आती तो रिकोजिट हो जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं। सर प्राइम मिनिस्टर जी के कॉन्वॉय की अगर सिक्योरिटी की बात करी जाए तो उसमें एनएसजी कमांडोज का क्या रोल होता है? जी जी। और क्या जो प्राइम मिनिस्टर के जो पर्सनल गार्ड होते हैं, जो फर्स्ट लेयर, बिल्कुल लास्ट लेयर का हो या इधर से फर्स्ट लेयर का हो, जो शेड्स लगा के ब्रीफ केस वाले जो गार्ड्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेपरेट होती है आपसे या वही लोग, कुछ लोगों को? नहीं, एसपीजी उसको बोलते हैं। ओके। हाँ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। हाँ, जो फर्स्ट लेयर में होते हैं वो बढ़िया सफारी सूट में लेके जो आप रहते हैं। सर उसमें क्या होता है ब्रीफ केस में? ब्रीफकेस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक तो होता है कि जो है आपका जो है उसमें बहुत सारी एक से मशीनें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग हम लोग उसमें जो लेके चलते हैं, कि जैसे एक हमारा जैमर भी चलता है, कि कुछ ऐसा एरिया है कि अगर वो 20 जहां से वो निकले कि 20 मीटर में 15 मीटर में अगल बगल कोई माइन से तो फटेगा नहीं। सेम कंडीशन में रोक देगा उतनी देर के लिए, उतनी देर के लिए, मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज से। बहुत ही महंगी गाड़ियां आती हैं, बहुत ही मशीनें उसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, कि मतलब जो यथा स्थिति में हो ऐसा वो वहीं पर माइंस को, क्योंकि माइंस ऐसी चीज है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर बुलेट प्रूफ जैकेट है तो फिर इतना तगड़े तगड़े आजकल माइंस हैं कि वो उसको भी कहो 20 फीट ऊपर उठा देगी, इतना पावर होता है माइंस में एकदम। तो वो उनके पास ये मानिए कि वो मेन प्रोटेक्शन एसपीजी जो हमारी घेरे में फर्स्ट में होती है, वो किसी को पहचानती है ही नहीं, यहाँ तक कि हम लोग साथ साथ रहते हैं, हमसे भी मतलब क्या, आप तो देख ही रहे होंगे कि 31 अक्टूबर 1984 में जब माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हुई थी, तो उन्हीं के पर्सनल गार्ड ने तो किया था, पर्सनल गार्ड में किया था। तो तभी से बहुत सतर्कता आई है। तो मतलब हम लोग भले ही सेकंड लेयर में हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग रोल है, हम लोग भी उस लेयर में नहीं जा सकते और न जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको भी अपना वर्क मालूम है, उनको भी वर्क मालूम है, और यही वजह है कि उसमें जो है सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो पाती, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है, ट्रेनिंग और एम्प्लॉय? उनकी भी ट्रेनिंग वहां पर होती है वही एनएसजी में, और उसका जैसे आप पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का पीएसओ की भी वहीं पर होती है। तो उनकी होती है, और आप सबकी ट्रेनिंग साथ में होती है, सबको काम अलग 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 उसको दे दिया जाता है ना, और अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर रहते हैं, क्योंकि हर आदमी अगर जिम्मेदारी से शामिल हो गया तो कहाँ से चूक हो गई फिर उसको गड़बड़ हो जाता है ना उसमें। लेकिन फर्स्ट लेयर को का चयन करने के लिए अलग कुछ ऑब्स्टैकल्स होते होंगे, अलग क्राइटेरिया होते ये होंगे? सारी चीजें हैं, जितनी भी जो है ऐसे वीवीआईपी की सुरक्षाओं में जाते हैं, इनकी सारी जो है एक प्रकार से खुफिया तंत्र से सारा वो जांच होती है, घर परिवार रिश्तेदार 50 अंदर अंदर इंटेलिजेंस से अंदर अंदर सारी जांचें एकदम, सारे जितने भी लोग इसमें लगे होते हैं सबकी हो जाती है, आपको पता ही नहीं सारे कितने रिश्तेदार हैं, कौन है, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, क्या आप बातें करते हो, क्या करते हो, सब चीज एक जो है क्लियर होती है वहां पे, तब जाकर के जो है उसमें रहता है। पहले तो होती है, फिर भी लगे होने के बावजूद भी फिर भी आपके बीच बीच में ये चीजें आपको देखी जाती हैं, वॉच की जाती है। सर आपके काम में, आपके ऑपरेशंस में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है? कि मतलब जैसे आपको सपोज कोई टारगेट मिला या कोई ऑपरेशन मिला, फिर किसी रीज़न से उसको कॉल ऑफ कर दिया गया, या किसी को आपने पकड़ा उसको छोड़ दिया गया, ऐसा होता है सच में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई ऑपरेशन कराया, या ऑपोजिशन को घेराबंदी के लिए कोई ऑपरेशन करा दिया फिर छोड़ दिया गया, ऊपर लेवल पे सेटलमेंट हो गई तो आपके उस पे बात आ गई कि छोड़ दो इन्हें, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं, देखिए कि जो है आप देखिए स्टेप के उठा के देखिए, अगर पूरा कोई भी सरकार रही हो, और हर सरकार में भी एसटीएफ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बढ़ चढ़ के किया है। और चूंकि जो है यहाँ पर पूरा एकदम जो है क्लियरिटी, हम लोग शीशा आईना की तरह सामने आ जाता है, तब जाके कोई कार्रवाई होती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अप्रोच हो, वो तो हमारे आला अफसर या ऊपर स्तर पर जो भी होती है,
एक एवरेज, क्योंकि वो तो ऑपरेशन में भी उतना नहीं रहते हैं। आप एडीजी स्तर पे आप चले जाइए, जैसे इस समय एसटीएफ के एडीजी हैं अमिताभ यश जी, जो 2005 में 6-7 में जब हम एसटीएफ में थे, तब उस समय भी कप्तान थे उस समय, इस समय एडीजी हैं, तो उनके साथ भी कई हम इनकाउंटर में रहे हैं। तो ये सब बड़े लेवल पर जो भी होती है, हम लोगों को जो है वो दिशा निर्देश बड़े लेवल से मिलता रहता है कि मीटिंगें होती हैं कि सर इस लेवल पे ये काम होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं हम लोग वहां से भी छुपाए रहते हैं कि वो ऑपरेशन को अपने आप से हम लोग टीम में कर देते हैं, अच्छा ऐसा होता है। अपने आप से, कि लगता है कि यार ये ऑपरेशन कहीं मिस ना हो जाए, कहीं दिक्कतें ना आ जाए, उससे पहले भी हमने एग्जीक्यूट कर दो। सर वैसे ऐसे क्वेश्चन भी इसीलिए अराइज होते हैं मन में, इसलिए आते हैं हम जनता के, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं मूवीज में, अगर वहां पे हो रहा है, अगर वहां पे दिखाया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें अपने गवर्नमेंट में, या कहीं अपना जो गवर्नमेंट है इसमें ये चीजें होती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है, कभी कभार जैसे कॉल ऑफ करना पड़ जाता है, तो एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो दिखा रहे हैं हम लोग को। तो हाँ बिल्कुल जो है, तो हम लोग इसीलिए जो है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग पेशते सारे केसेस को मौके पर ही समाप्त हो जाए ज्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि जो है उसके पीछे अगर हम लोग अगर एकदम से उसी के पीछे लग जाएंगे तो फिर एसटीएफ काम के बजाय सारी जो है विवेचना और बयान में ही लग जाएगी, सही बात। सारा समय उसी में जाने लगेगा ना। तो अगर, लेकिन फिर भी कहा गया है कि किसी निर्दोष का, किसी ऐसे का हम लोग कभी ना पकड़ते हैं ना ऐसा कुछ करते हैं, पकड़ते भी हैं अगर पता चलता है तो तुरंत बाइज्जत छोड़ देते हैं, बल्कि किराया नहीं तो किराए भी घर तक जाने का या एक बंदा भी भेजते हैं लिखा पढ़ी करके कि भाई यहाँ तक घर तक जाके छोड़ के आओ। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको उठा के लाए हैं और बाई चांस अगर उसके साथ रास्ते में कोई अनहोनी हो जाती है तो वो लोग कहेंगे कि जो है एसटीएफ के द्वारा होगा, तो हमारे ऊपर गलत प्रश्न लग जाएगा, गलत प्रश्न हम लोगों को लग जाएगा। और बहुत सारी सिचुएशन तो हम लोगों की ऐसी ऐसी आती हैं कि अब बताइए, जैसे हजरतगंज चौराहा लखनऊ में था, एक बार की घटना है, और एसटीएफ में थे। आप सोचिए कि बिल्कुल एकदम ट्रैक बिल्कुल सेल टावर से मिला कि ये एक जो है करीबन 10 का मर्डर किया हुआ क्राइम आजमगढ़ एरिया का है, जो हजरतगंज के हलौसिया मार्केट के एरिया में टहल रहा, सेल टावर हर चीज उसका क्लियर मिला। तो हम लोग पहुंचे अपनी प्राइवेट गाड़ी से अपना जो है उसमें, और पहुंचे, और पहुंच करके जो है वहाँ चौराहा था ही, बस जब सब एकदम क्लियर हो गया है ना, और उधर कॉल आ रही हमारे पास बज रही, ये बात कर रहा है क्या, और जब एकदम क्लियर हो गया, उधर पहचान भी क्लियर हुई, बहुत लोगों को पहचान नहीं भी क्लियर, तो उसको उठा के गाड़ी और उठा के उसमें तुरंत रख लिए। अब रख लिए तो वहां पे पब्लिक तुरंत जो है, वहां चौराहा है, ट्रैफिक है, वो है, सिविल पुलिस खड़ी है, आगे गाड़ी भगाए, पीछे पीछे वो लगा दिया, सर 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 सर, सर। तो सिचुएशन तो फिर, लेकिन लास्ट में फिर ऑफिस तक आते आते वही पीछे पीछे आ गए, जो अपने एसटीएफ ऑफिस घुसे, तब उनको पता चला कि एसटीएफ है ना, तो है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि कोई जान ना पाए, क्योंकि जान जाए तो फिर ऑपरेशन हमारा सफल नहीं हो पाता है। उससे और कुछ, क्योंकि एक बार अगर हमारा आउट हुआ तो फिर उसको हमको 24 घंटे के अंदर हमको कोर्ट में पेश करना है, और वरना अगर हम उससे और कुछ मटेरियल निकालना चाहते तो फिर लंबा समय नहीं रोक सकते। पेश करने के बाद, रिमांड पर लेने के बाद दोबारा फिर हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, तब तक बहुत सारी चीजें आउट हो जाती हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम यूपी एसटीएफ हैं तो हमारा आउट ना हो, क्योंकि आउट अगर हमारा जरा भी हो गया, इसीलिए हम लोग कहीं भी फ्री में नहीं रहते हैं, ना फ्री में खाने का प्रयास करते हैं। हमारी संस्था से इतना पैसा मिलता है, इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं कि होटल में जाओ, कैश दो, रहो, घूम पियो, खाओ पियो, एकदम मस्त, है ना, कोई टेंशन नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर पता चल गया तो तुरंत वहां का कप्तान तुरंत सतर्क हो गए कि एसटीएफ यहाँ घूम रही तो मैटर कुछ न कुछ है। और वो एग्जिस्ट करती है कि जो मैटर है लोकल पुलिस पे पहले आए, और लोकल पुलिस जो है कहीं न कहीं बदमाशों से कनेक्टिविटी उसकी रहती है, और उसने एक सतर्कता कर दिया तो हमारा समझ लो कि मिशन खत्म। अब उस बार का मिशन खत्म, क्योंकि सारे सतर्क हो गए कि एसटीएफ आ गई है, सारे अंडरग्राउंड। सर एसटीएफ के अंडर आपने जब काम किया तो मर्डरर्स को भी कैच करने के लिए आपको सूचना मिलती थी, और कौन से फील्ड में आप? एसटीएफ में तो बहुत सारे चीजें हैं, जैसे अब आज के जमाने में बहुत ज्यादा लोड है कि खाली मर्डर ही नहीं, आपका देखिए पर्चा लीक आउट हो गया तो बहुत सारी चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन लीक, हाँ लीक हो जाती है, उस पर भी एसटीएफ काम करके उसको भी निकालती है कि पर्चा कैसे लीक, कोई भर्ती घोटाला हो गया, उसमें बहुत सारी सूचना तंत्र से, इधर उधर से, फोन से, टेपिंग से, हर जगह से निकाला, हर चीज पे एसटीएफ वर्क करती है, इतना मतलब अपने को बिजी रखती है हर चीज पे। लेकिन एसटीएफ का काम इतना ज्यादा बढ़ चुका था, तो फिर हमको जो है 2008 में मजबूरन जो है उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी एटीएस का गठन करना पड़ा, कि जिससे जो है दोनों को वर्क थोड़ा थोड़ा कम हो जाए,
भाई एसटीएफ भी एक थी, जैसे आप अभी से आपसे बता रहे थे कि आतंकी को भी सब डील करती थी और बाकी सारे मैटर देखती थी। लेकिन जब थोड़ा सा वार्डन कम हो गया तो ये अपना जो है परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, वो अपने सेक्टर में करेगी एटीएस, ये अपने सेक्टर में करेगी। सर यूपी एक टाइम पे क्राइम का हब माना जाता था और अब योगी जी हैं, अब काफ़ी चीज़ें सेफ हैं। सुनने में भी आता है पहले व्यापारी लोग कट्टा रखते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अब सब बढ़िया है। यूपी में इन्वेस्टमेंट्स भी वेलकम हो रही हैं। और अभी यूपी में बहुत ही फेमस 2 एनकाउंटर हुए थे। एक तो गाड़ी पलटी गई थी विकास दुबे की, और अभी अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ है। और आई एम श्योर आपने अपने टाइम पे जब आप थे तब तो और पीक थी यूपी में, तो आपने आपके कोई किस्सा है या इन्हीं से रिलेटेड आपने इनके लोगों को अपने टाइम पे फेस करा है, कुछ आप बता सकते हो इन गैंगस्टर्स पे यूपी में स्पेशली? अच्छा, यूपी में तो बहुत सारे केसेस आए हैं कि जैसे तो वैसे एसटीएफ में भी मैं रहा तो 50 जो है इनकाउंटर में मैं वांछित रहा हूँ, तो बहुत अद्भुत। लेकिन जो है सबसे जो है जबरदस्त जो था कि मान लीजिए जैसे बता रहे हैं कि यूपी एसटीएफ का अपनी जगह पे बहुत बड़ा जो है ख्यात है, और इसकी स्थापना जो है 1998 में लगभग, जब आपका पूर्वांचल का एक हीरो कहा जाता है, एकदम 10 स्वर्गना, बहुत तगड़ा, बिल्कुल अचूक शूटर वो कहा जाता है, श्री प्रकाश शुक्ला। इसको बच्चा अगर पुराने लोगों से पूछेंगे तो हर व्यक्ति बता देगा। मतलब जो है कि उसके ऊपर 50 अपराध, राजधानी, अगुवाई, मर्डर के केसेस थे। लेकिन हद तब हो गई कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह, और जब उनको मारने की सुपारी ले लिया, अब सोचिए कि रातों राता आनंद फोरन में करीबन 25-30 पुलिस विभाग के आला अफसरों की टीम, गृह विभाग के आला अफसर सब वहां पर मौजूद हुए तुरंत, और तुरंत ये निर्णय लिया गया कि भाई कोई ऐसी फोर्स बनाई जाए, और एक विचार आया कि बनाई जाए कि जिससे इनका तो पकड़ा जाए, इनका अंत हो जो भी, लेकिन आगे चल के हमारा भी प्रदेश अमन चैन में रहे। तो वाकई में उस दिन का लिया है डिसीजन आज माना जाएगा, और एसटीएफ का गठन हुआ, और गठन का केवल मात्र मेन मकसद था सर्वप्रथम कि श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा। सर ये पब्लिकली अनाउंस किया था उन्होंने कि हम उनको मारेंगे? हाँ, बहुत सारी जो है पब्लिकिया का उसको ऐसे, मतलब जैसे तमाम इंटेलिजेंस खुफिया तंत्र बहुत सारी सूचनाओं से मतलब क्लियर हुआ, बहुत सारी चीजें आई जाती हैं पब्लिकियन, लेकिन पब्लिक पे हम आउट नहीं किया जा सकता है इसे। लेकिन वो बिल्कुल चारों तरफ से एकदम क्लियर होके आ गया, तब जाकर इस पे गठन हुआ। और गठन होने के बाद जो है वाकई में एसटीएफ ने अपना प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन कर करके उनका अंत भी हुआ। और उस दिन के बाद दिन प्रतिदिन एसटीएफ अपने आप को अप्रूव करती चली जा रही, और ज्यादा अपने को। जबकि फिर बताएं कि आज पूरे देश में कोई भी फोर्स हो, लेकिन आज की डेट में सबसे बेहतर अगर प्रदर्शन केवल संख्या है 500, और 500 की संख्या में इतना बेहतर प्रदर्शन है कि जितना कहा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया से हर जगह से आप पेपर से देख रहे हैं, छोटे छोटे कामों में इतना अपने आप को बिजी कर दे रहे हैं। वर्क की बात कही जाए तो 18-18, 20-20 घंटा घरों से 10-10 दिन, 5-5 दिन बाहर बगैर जगे हुए, क्योंकि हम सोच सकते नहीं ऐसे सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं। और लेकिन इतना अपने कर्म के प्रति, अपने उसके प्रति, अपने अभियान के प्रति सत्यनिष्ठा कि अगर जिस काम में लगाया गया तो कोई चूक ना हो, है ना। लेकिन एक चूक जो है इतनी अद्भुत हुई, जो शर्मनाक एक घटना हो गई, लेकिन एक चूक, लेकिन वो एसटीएफ की चूक नहीं है, वो अलग से चूक है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो एक हमारी घटना है जो जिसमें मैं रहा हूं, ये है घटना वर्ष 2007 की। उस समय कप्तान अमिताभ यश हुआ करते थे, मैं उनका गनर था और उनकी टीम में था, क्योंकि सबके पास अपनी टीम होती है, सब अपना वर्क करती रहती हैं। और उस समय जो है एकदम चरम पर था, चित्रकूट सब लोग जानते हैं धार्मिक स्थल है, और वहां पर उसका सीमा है चित्रकूट में पास है बांदा, और वहां का जो है 10 सरगना नामी जो है ददुआ एक चर्चित है, जिसका कहा जाता है कि पुलिस के किसी रिकॉर्ड फाइल में उसकी फोटो नहीं थी। अब सोचिए जिसकी फोटो ही रिकॉर्ड फाइल में ना हो तो उसको पकड़ना कितना कठिन है ना। ऐसे पर भी एसटीएफ ने कब्जा किया। और दूसरी बात, और एक विशेष बात, क्या बात कि पैसा तो बहुत कमाता था। जैसे वहां पर तांदू का पत्ता जो ऐसे होता है, जैसे बीड़ी वगैरह बनती है, उसके ठेकेदारों से बहुत सारा पैसा लेता था।
और वो जो है अगुवाई करके लोगों को पकड़ करके बड़े बड़े लोगों से ऐसे वो लेता था पैसा, उगाही करता था। राजनीति जिसको चाहता था उसको जिताता था, पैसा लेता था। ये सारी चीजें का उसका कब्जा है, एमपी और सब पूरा इधर पूरा कब्जा था उसका। तो पैसा खूब कमाता था। लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट जो सामने निकल के आता था, जो पब्लिक में हम लोग जाते थे और मिलते थे, एक प्लस पॉइंट निकल के आता था कि वो गरीब लोगों में जो मजबूर हैं, असहाय हैं, जिनकी बेटी को, जिनकी बहन को, जिसे शादियां हैं, तो उसमें पैसा डोनेट करता था, शादियां जाके करवा देता था। मतलब ऐसे काम करते जिससे पब्लिक में उस हिसाब से रोष नहीं था। बड़े लोगों में जिससे उनको नुकसान होता था वो तो उनके नाखुश रहते, लेकिन आम पब्लिक जो जनता है वो खुश रहती। उनमें अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ था कि हाँ मैं ये विवाह कर रहा हूँ, एक नेक काम कर रहा हूँ, तो वो उसके फॉलोअर्स बनते थे। तो उसकी वजह से वहां से जो है हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, और उसी की वजह से कि उसकी कोई फोटो नहीं मिल पाई। और लेकिन फिर भी जो है हम लोगों की टीमें जो है सालों 2 सालों से लगी थी, बराबर हर महीने में 1 हफ्ता 10 दिन गई यही, एक एक ऑपरेशन के लिए 5-5 टीमें लगी हैं। वो अपने सर्विलांस पे काम कर रहे हैं, ये अपने कर रहे हैं, ये अपने होड़ लगी है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये मिश्रा जी की टीम जो है मार जाए बाजी। तो मतलब जैसे ओलंपियाड में जो है आप देखते होंगे कि प्रतिस्पर्धा होती है ना, कि 1 सेकंड के लिए, जो 1 सेकंड के लिए वो होता है गेम कि कौन जीता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्वर्ण रजत कांस्य। उसी तरीके से उसमें यह होता था गेम में कि अगर मेरा प्रतिद्वंदी हमसे ज्यादा कहीं ना मेहनत कर रहा हो, इसके लिए हमको और मेहनत करना है। लोग 18-18 घंटे एक पदक पाने के लिए ओलंपियाड में 5-5 साल मेहनत करते हैं सर। इसी तरीके से यहां पर भी कंपटीशन होता है कि होड़ लगती है कि कौन ज्यादा केसेस सफल करे। तो ये के और बड़ा केस तो बहुत मजा आता है। तो उसमें बहुत सारी टीमें लगी थी और वहां पर तो सब अपना अपना सर्विलांस, सब अपना खुफिया तंत्र, सब सारी चीजें। तो हम लोग जो टीम थी तो उसमें समझिए कि उन्हीं के यहाँ से एक साथी को हम लोगों ने अपने में मिला लिया। अच्छा, उन्हीं के एक साथी को अपने में मिला लिया और बिल्कुल दोस्ती की तरह। ऑफिस भी आता था, बहुत लोग जा ही नहीं पाते थे, लेकिन हम जो टीम वाले थे जानते थे। चाय नाश्ता होता था, इंफॉर्मेशन देता था, फिर चला जाता था और फिर सारी चीजें। तो वो मिला कैसे? उसमें मिला जैसे सर्विलांस से किसी के जरिए चला कि ये थोड़ा सा विरोधाभास है, किसी से उनके खिलाफ बात कर रहा है, तो ये मिला। जब मिला तो फिर उसको हमने ट्रैक किया, ट्रैक करके अपने पास लिया। जो अपने पास ले लिया तो फिर जो है उससे हमको सूचनाएं मिलने लगी। तो बाद में उभर के आया कि ये भी अंदर से बागी है, अंदर से ये भी बागी है ददुआ के खिलाफ, अंदर से बागी। क्योंकि उसके चाचा को, वो भी गैंग में थे, तो गैंग में एक रूल होता है कि छोटी भी गलती कर दो तो मार देते हैं, क्षमा नहीं करते, उनका एक रूल होता है। तो जब उसको एक छोटी सी गलती में मार दिया गया तो उसको अंदर से कष्ट हुआ कि यार बताइए, इतने दिन से इतना शिद्दत से सारी चीजें लगे थे, एक छोटी सी गलती में बताइए मार दिया गया। तो उसके अंदर आया कि जो है इनसे बदला लेना है। तो ये एसटीएफ और इसकी हमारी टीम की इसकी क्या हो गई, मुलाकात हो गई। तो जब दोनों लोग मिल गए तो उधर से सूचनाएं आने लगी, कब गए, कहाँ है, कैसे है, क्या है, कि वो तो उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। तो इस तरीके जब पक्का पुख्ता बिल्कुल सबूत मिल गया कि आज इस एरिया में, इस टेकरी पर, इस जगहों पर हैं, यहाँ पर बैठे हैं, खाना एंजॉय पार्टी चल रही है, उस जगहों पर जा करके फिर हम लोग घेराबंदी करके उस हिसाब से जो है उसको बल देते हैं, पावर देते हैं, पर फायरिंग शुरू होती है, वो होता है। तो तब जाकर के वहां पर जाकर के मतलब एकदम मानिए कि एकदम एसटीएफ का पका पकाया सिस्टम रहता है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं होती है। लेकिन इसी जगह पे आपको एक पॉइंट में भी बताते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना एसटीएफ के साथ होती है। तो उस समय जब इतनी बड़ी घटना हो जाए कि जो आज के 20 सालों से कब्जा बनाया हो पूरे एरिया में, अगल बगल के प्रदेश में दबदबा हो, जिसके नाम से लोग एकदम चर्चित रहें, तो ऐसा का अगर इनकाउंटर होता है तो कितना जो है खुशी होती है पब्लिक जनता में, जिसको कष्ट होता है, जिसको दुख होता है, या फोर्स में। तो डीएम कप्तान सब बढ़िया झूम रहे हैं, एंजॉय रहे हैं, पार्टी चल रही, वाह बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, मजा आ रहा है। लेकिन जो है उसी में एक हमारे यहाँ का पार्ट होता है कि जैसे कोई जब इनकाउंटर कोई भी होता है, तब जो है उसके जो है पंचनामा होता है, वो लोकल पुलिस करती है। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, आगे जो सुपुर्द करते हैं लोकल पुलिस को। तो लोकल पुलिस चूंकि बिजी थी, अरे भाई जश्न चल रहा है, इतना बड़ा घटना हो गया, और उसको जो है जश्न चल रहा था। एक दूसरे हमारे बहुत सारे साथी थे जो हमारे साथी के थे एकदम, लेकिन उनका भी ऑपरेशन उसी समय चल रहा था, उसी एरिया में, मतलब गोपनीय तौर पर उनका भी ऑपरेशन चल रहा था। और उन्होंने भी एक इसी ही कैटेगरी का बदमाश था, डकैत ठोकिया, जो खास तौर से पुलिस से तो बहुत चिढ़ता था।
अगर पुलिस में हम लोग जब वहां पर रहते थे, यूनिफॉर्म में कभी छुट्टी नहीं आते थे, 2 लोग छोड़ने आते थे गाड़ियां, क्योंकि मतलब यूनिफॉर्म से बहुत चिढ़ता था, कई घटनाएं कर दिया है। तो उसके भी मुठभेड़ चल रही थी उसमें, तो वो तो बच के निकल गया, लेकिन उसके जो है एक साथी मारा गया मौके पर ही, बाकी 5-6 बच के निकल गए। और निकल गए तो उसके लिए जो हमारी टीम के हमारे साथ के लोग जो बगल में बिस्तर लगाते थे, साथ में ट्रेनिंग किए, साथ खाते थे, साथ पीते थे, एक रहते थे। आप खुद सोचिए कि जितना एक पार्टिसिपेट आपस में, एक फोर्स में, एक जवान में, एक कमांडोज में होता है, उतना घर में नहीं, क्योंकि मौके पर वही काम आएगा, चाहे बीमार हो, दुख हो, कष्ट हो, घर वाले कौन आने वाले हैं सर, है ना। तो एक बहुत लगाव होता है एकदम। तो मैं उसमें था, वो चल रहा था, तो जैसा उसे फिर वहां से कॉल बार बार की जा रही है कि सर ये एक इनकाउंटर हुआ है, इसका पंचनामा हुआ, लेकिन वहां मस्त कोई आ ही नहीं पा रहा। करते करते समझिए 3-3.5 घंटे बीत गए, और वो बरसात का मौसम था, इसी जुलाई का जो है समय था, चल रहा था, बरसात हो रही थी रिमझिम रिमझिम, हल्की हल्की। अब मजबूरन जो है डेड बॉडी को उनको फिर लेके निकलना पड़ा कि चलिए आगे लेके चलते मौके से। हालांकि घटने पे ही पूरा होना चाहिए, लेकिन शाम होने लगी तो लेके चले। अब उधर देखिए इतनी दर्दनाक घटना, एक अनहोनी होनी थी। इधर जो ये लोग बच गए, ये लोग जाकर के वहां पर जो है अम्बुश लगा दिया आगे, ऐसे कॉर्नर पे अम्बुश लगा दिए जहां पर हमारी गाड़ियां जो है 3 गाड़ियां थी, तीनों गाड़ियां की स्पीड स्लो हो जाती है। कॉर्नर पहाड़ी एरिया थी, एक पहाड़ी टेकरी के बीच से निकलता होता था, और उधर मुजफ्फर हो गया चुका था, 7 बजे का समय था, अंधेरा हल्का हल्का हो रहा था, है ना, क्लियरिटी हो नहीं थी, और वो सब ऊंचे से जो है पहाड़ियों से एम्बुश लगा दिए। एम्बुश कैसे, फायरिंग उन्होंने चालू कर दी या रास्ता? एम्बुश का मतलब है घात लगा के वो बैठ गए, 10-20 की संख्या में वो घात लगाकर एक साइड से पूरा बैठ गए। उनको ये क्लियर था कि अभी ये गए नहीं है, ये इनका दूसरा रास्ता ही नहीं। पहाड़ी में देखिए कई कई रास्ता एक ही होता है, उनको क्लियर है कि एसटीएफ को जाना अभी जाए चाहे 2 घंटे बाद, लेकिन जाना यहीं से है। वो अपना क्लियर कर दिया, और अंधेरा हो गया, शायद अंधेरा ना होता आपको भी दिख जाता कि आगे कुछ है। अंधेरा का फायदा उठा करके, और हम लोगों की गाड़ी जो है एक आगे थी, और आगे वाली गाड़ी पर जो है जैसे निकली, फिर पीछे वाली निकली, थर्ड वाली गाड़ी पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया उन्होंने। और थर्ड गाड़ी पर ताबड़तोड़ अटैक करने की वजह से बैठे उसमें पीछे 6 के 6 ड्राइवर सहित 6 लोग। अब सोचिए कितनी दर्दनाक घटना। हम लोगों को समझिए कि 2-3 दिन तक नींदें नहीं आवे, एकदम अद्भुत लगे। लेकिन एक एसटीएफ का रूल है कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो इसकी घटना का अंजाम तुरंत लेने का पूरा एकदम। हम लोगों ने मुट्ठी बांधा, संकल्प बंधाया, कितना भी भाग जाओ, कहीं भी चले जाओ। अभी एसटीएफ को नहीं जानते हो, अपने पे नहीं आएगी, तो जोश में तो कोई काम तुरंत तो होता नहीं है। अब वो तो सालों के लिए सतर्क हो जाएंगे ना, लेकिन एक दिन 1 साल नहीं बीतेगा, 1 साल के अंदर जो है सफाया तो होना ही होना। और ठीक जो है 1 साल 3 और 4 दिन पर जो है 4-5 ऐसे अगस्त महीना 2008 में फिर हम लोगों को जो है वही टीम, जो टीम थी वही टीम ने जो है संकल्प किया, और वही टीम ने जो है अपना अभियान बना करके 2008 में ठोकिया का पूरी टीम के साथ इनकाउंटर हुआ। और वो इनकाउंटर चला है कम से कम 12 घंटे। अच्छा, बहुत लंबा। वो निकल ही नहीं रहे थे, पार्टी के साथ घर में थे, फिर ग्रेनेड डाला गया। वो छतों आप कभी देखिए, उसमें बहुत वीडियो भी पड़े हुए हैं, छतों भागने लगे सब एकदम निकल के इसमें। अरे लेकिन लक भी उनका साथ, फायरिंग हो रही है, क्योंकि भाई वो भी अंधाधुंध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है 1-2 साथी उनके निकले, लेकिन काफी साथी उनके, उनको सहित फिर जो है मौके पे ढेर हुआ। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत लंबा समय चला, टीवियों पे, न्यूज़ों पे बहुत जबरदस्त आ रहा था। 12 घंटे तो सर काफी लंबा गया। बहुत लंबा। वहां एडीजी भी आ गए मौके पे, सब आ गए, आला फोर्स, पूरा एकदम न्यूज चल रहा, जैसे 26/11 लंबा समय हो गया था, उसी तरह से पूरा न्यूज चैनल एकदम छाया हुआ था, टीवियों पर लोग चपके बैठे थे एकदम। सर इस एनकाउंटर में एसटीएफ के कितने जवान थे और वो लोग कितने थे? एसटीएफ की टीम में बहुत जवान नहीं थे, बस केवल 10-12 जवान थे, और उनकी भी संख्या तो करीबन 12-14। लेकिन जो मौके पर होता है, जब हम लोग पहुंचते हैं, जो अपने अभियान को बिल्कुल कवर में आ जाते हैं, तो लोकल पुलिस को भी एक कॉर्डन में हम लोग बल को अर्जेंट में बुला लेते हैं, शॉर्ट नोटिस पे, जो अभियान को अपने पूरा कब्जे में ले लेते हैं पूरा अपना। तो लोकल पुलिस का संख्या मिलाकर के फिर धीरे धीरे जब ये ऑपरेशन लंबा समय चला, तो सोशल मीडिया हर चीज फैल गई, तब तो फिर ये अभियान लंबा चला, तो फिर संख्या तो फिर 50 सैकड़ों की हुई फोर्स की।
अब जिधर देखो उधर ही से फोर्स चला रहा है, जिधर से देखो उधर ही चला रहा है। सर और कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है? हाँ, एक जो है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा हम बताएंगे हमारी घटना से, जिसको सुन के बहुत सारे लोगों को हल्का भी लगेगा, बहुत से लोग लगेगा मजाक कर रहे होंगे, है ना। और ये चीज कही गई है कि कहा गया है कि क्योंकि हमारा भी लगभग 30 साल का फोर्स का अनुभव है, तरह जंगलों में मैं 10-10 दिन रहा हूँ, ऐसी जगहों में रहा हूँ कि जब मैं रात में सो के निकला हूँ अपने तंबू गाड़ करके तो पता चला ये शमशान घाट था, ऐसी जगह पर था। तो हाँ, कुछ भी नहीं मतलब मिला, आज तक कोई अनहोनी नहीं। लेकिन एक ऐसी घटना है जो लगभग जो है 1900, ये भी लगभग 95 की बात है, और ये घटना है आपकी दिल्ली की। दिल्ली में मांडी गांव में पड़ता है विदेशी दूरसंचार। हालांकि उसके बाद मैं गया भी नहीं है, बस खाली तब से ये फिगर मेरे दिमाग में याद है। तो वहां पर एक घटना हुई। उस समय मैं ग्रेजुएशन के बाद जो है एमए में कर रहा था, और मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि फोर्स में छुट्टियां कम मिल पाती है, रेगुलर तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि फोर्स में है। तो मैं प्राइवेट कानपुर यूनिवर्सिटी उसमें बहुत बढ़िया चल रही थी, हाँ थोड़ा सा। तो हमने कहा पढ़ाई भी उतनी नहीं हो पा रही है, तो हमने कहा यहीं से भर दें तो बढ़िया है। तो पहले पढ़ाई के लिए एक गेस्ट पेपर चला करता है, विकास उस समय गेस्ट पेपर चला करता था उस समय 94 में। तो उसको मैं लिया था और उसी को पढ़ रहा था। तो एक घटना है, उसमें भी 3-4 कॉर्डन है विदेशी दूरसंचार में, पूरे मतलब हर देश का टावर लगे हुए हैं, सारी सूचनाएं तंत्र हैं। अब तो खैर बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पहले सब उसी टावर उसी सूचना तंत्र के द्वारा होता था। तो उसमें 3 कॉर्डन थे। पहला कॉर्डन है कि उनका खुद की सिक्योरिटी, जो पहला गेट है, उसको गेट को पार करोगे तो करीब 500 मीटर के बाद फिर हमारा दूसरा कॉर्डन गेट आता है ना। तो दूसरा कॉर्डन आता है, दूसरा कॉर्डन पे हम लोग लगे थे। फिर एक कॉर्डन और फिर पीछे आता है साथ, जिसमें हमारा एक्स्ट्रा फोर्सेस हम लोग हैं, और उसमें भी कुछ लोग रहते हैं। तो 3 कॉर्डन थे। लेकिन हम लोग उस समय सूचना तंत्र भी नहीं, हालांकि फोन वगैरह तो उस समय थे, वो वाले फोन थे जो घंटी ऐसे घुमा घुमा के बजाओ, है ना, वो वाले फोन चलते हैं लैंडलाइन वाले, उसी को बजाइए। तो उसी वाले फोन थे। तो हमारा उस समय जो है एग्जाम भी चल रहा था, और उस समय जो है कुछ हमारे जो है जांघ पर एक फोड़ा निकल आया था। इस वजह से मैं यूनिफॉर्म जो है पहन नहीं पाता था। जो पहन नहीं पाता तो इसकी वजह से ड्यूटी जो है हमको मिल गई कि जो है दिन में कोई एक्स्ट्रा कर लेगा, हमको नाइट की ड्यूटी सेट कर लिया गया कि मैं रात में ही करूंगा। वो ड्यूटी मेरी सेट हुई करीबन 12 से 4, मतलब कंटिन्यू मैं डेली 12 से 4। एक दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, और बढ़िया से जो है मैं था, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है कि मतलब अब आज मैं बता रहा हूं तो मैं समझे एक प्रकार से रोंग फिर से खड़े हो जा रहे हैं। एक दिन की बात सब लोग एकदम अद्भुत मानेंगे कि कैसे। एक दिन की बात है कि जो है वही लगभग बज रहा था लगभग 1:45। हमने आपसे बताया 12 से 4 मेरी ड्यूटी है, 1:45 या 1 के लगभग समय था। और एक मेरा जो है जो सिक्योरिटी वाला दूसरा जो हमारे साथ का है, जहां पर लोग रहते हैं उसके प्रोटेक्शन में रहता है, प्लस जरूरत पड़े तो हम लोगों को सपोर्ट में। तो एक बेल, वहां पे फोन तो था नहीं उस समय, सेलफोन भी ज्यादा नहीं हो गए थे 94 में। तो यहाँ से एक बेल लगाई गई थी कि अगर हमें कोई आवश्यकता है तो हम यहाँ से घंटी बजाएंगे, तो वहां गार्ड रूम में बजेगी और सारे लोग मतलब जो है तुरंत रेड अलर्ट हो जाता है। रेड अलर्ट में सारे लोग मोर्चा ले लेंगे, निकल लेंगे, कोई न कोई खतरा है। तो ये बिल्कुल था। और हमारे इसके एक मोर्चा बना था, उस मोर्चे में सामने साइड में शीशा लगा हुआ था, राइट साइड में हमारा जो बना हुआ था वो खुला हुआ था, जैसे पुलिस के बहुत सारे मोर्चे होते हैं ना, पक्के बने हुए होते हैं, है ना। पीछे से दरवाजा है, उस दरवाजा खोल के अपना एंट्री किया, कुंडी लगा दिया, अंदर सेफ। गन हमारे पास उस समय थी, हमारे पास एसएलआर थी, एसएलआर गन थी, और गन बढ़िया दिया था। उस समय वो ये वाले राड तो चलते नहीं थे, ये वाले आज वाले टेक्नोलॉजी वाले, वो बल्ब चलते थे। 200 वाट का बल्ब है, क्योंकि बिजली का जहाँ फोर्स रहता है कोई टेंशन है नहीं, है। अब तो देखो चौराहों पे देख ही रहे होगे कि एसी जो है हर गुमटियों में चौकी पे लगी पड़ी मिल रही है ना। तो इस तरीके से कोई टेंशन थी नहीं। पंखा भी एक लगा हुआ था छत वाला, और एक जो है हम लोगों को बैठने के लिए एक वो बना हुआ था बेंच टाइप का, ऐसे सीमेंटेड एक साइड में, है ना। इधर वो ब्लॉक था, पूरी दीवार स्लेब थी। हमारे सामने जब इस पर लेट जाए बैठ जाए तो सामने हमारे शीशा लगा कि सामने देखो कौन आ रहा है, सीधा रोड से इस साइड है। तो एक वो बना था, पीछे मेरा साइड में दरवाजा था, मैं बैठा था। और दूर दूर तक कुछ नहीं, क्योंकि ये जो ऐसा चीजें सुरक्षा घेरे वाली चीज होती है, ये तारों से हमेशा घेरी जाती है कि इससे दूर दूर तक आप देख सकें। 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, कौन भाग रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको देख सके, ये बना होता है।
तो ये फोर्सेज में तमाम जहाँ पे वेपन रखे जाते हैं वहाँ भी यही सारी चीजें होती है। कोई छिप के दीवार के पीछे जाकर के कोई ग्रेनेड न फेंक दे, कुछ न फेंक दे, तो इस हिसाब से ये बनाया जाता है। तो उसमें बना था, तो ये अब वो रात के लगभग 1 बज रहा था। तो पहले जो है हमारे पीछे एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, उसके पहले उसका एक पहले में दरवाजे में कट्ट से आवाज आई, बड़ी जो पत्थर जैसे किसी ने मारा हो। तो आवाज आई, तो हमने कहा, मैं ऐसे लेटा था और पढ़ रहा था, तो जैसे आवाज आई तो हमने कहा कि क्या है। तो हमने हल्का सा दरवाजा खोला, देखा कुछ नहीं, फिर बंद कर दिया, फिर बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखे कि जैसे नीम का पेड़ हिलने की आवाज आ रही है, और रात के सुनसान एकदम। और तब तक जो है एक फोन भी घंटी बजती है, और मैं पढ़ ही रहा था, तो वो बज गई, पता नहीं क्या बंद हो गई। फिर मैं कहा कोई बात नहीं। और ऐसे जो है मैं पढ़ रहा था अपने वैसे पेपर पे। अचानक मेरा ऐसे बैठा पढ़ रहा था, इसे राइट में जो इधर वाला जो था, और उसको अगर देखा जाए तो बाहर से अगर निकलो तो थोड़ा गड्ढा है, ऊपर से जैसे चढ़ के बनता है ना गुमटी, थोड़ा सा 2 फीट ऊंची हो गई। तो ऊपर से तो ऊंचा होता है, लेकिन नीचे जाओ तो उठा, तो काफी मेरे करीबन इतना ऊपर है वहां पर, जब मैं बाहर से देखा था बाद में जाके। तो मुझे ऐसा देखा कि जो है एक कोई व्यक्ति टाइप ऐसे लगा, जो है जिसका सामने से फेस नहीं, से तिरछा, मतलब उससे इधर को खड़ा है, चेहरा हल्का सा काला काला है, और ऐसे है बिल्कुल एकदम खाका उसका दिखा। तो एकदम, तो कहा जाता है ना कि एकदम से जैसे होता है, ऐसे ठंडी जैसे शरीर में दौड़ गई, ऐसे एकदम अभी भी दौड़ गई जैसे ठंडी ना, एकदम ठंडी दौड़ गई कि अरे यार, एकदम रोआ एकदम खड़े हो गए, ये क्या है। तो ये क्या, तो मैंने अपनी गन को तुरंत दोनों हाथ से पकड़ लिया। उसमें वो भी लगा रहता है, संगीन भी लगा के ड्यूटी किया जाता है, आगे जो चाकू नहीं लगा रहता है, हाँ वो भी लगा था, राउंड भरा हुआ था। तो तब तक देखा कि जो है इसे पकड़ लिया, देखा कि उसका हाथ हमारी तरफ मूवमेंट हो रहा है। सर आपने भी क्या बताया, उसका हाथ आपकी तरफ आया, वो चल के आ रहा है या फिर क्या है? नहीं, हाथ बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे वो हाथ ऐसे बढ़ रहा है, और 1 फीट की दूरी वो तय कर चुका लगभग। दीवार उस समय 9 इंच प्लास्टर सही, तो लगभग 1 फुट हो ही जाती है। और वो बढ़ा रहा है, और बढ़ाते बढ़ाते बस वहां तक पहुंचा, थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला था। अब हमारी ठंडी लगी, हमने कहा हिम्मत तो दिखाना भी पड़ेगा भाई, यहाँ पे कोई अब और तो है नहीं कि मदद करने वाला। फिर मैंने अपने गन को इतनी तेज से मजबूत से पकड़ा, और एक जो फोर्स की गाली होती है ना, उनका नहीं साले मारेंगे भी, हाथ कट के गिर जाएगा, इतनी तेज से मैंने मारा। और लेकिन ये एक और सेंस मेरा काम कर रहा था कि मारना है लेकिन इसको नहीं लगना चाहिए, मारना है लेकिन इसको नहीं लगना चाहिए। उसके साइड में इतनी तेज मारा कि हमारा हल्का से वो चाकू था मुड़ गया, और दीवार में इतना गड्ढा हो गया साइड में, उतने में हाथ उसका खत्म, एक्शन से वो हाथ भी खत्म, वो भी मतलब गायब। अब तो मेरी हालत बिगड़ी, तुरंत घंटी बजाए, वहां से वो आया, और फिर आया आधी दूर वो आया। अब तुरंत मैं निकला, और घंटी बजाया उधर आधी, तो क्या बात है, आधी दूर वो दौड़ा, फिर हम निकले बाहर देखे तो 200-300 मीटर 400 मीटर कोई बिल्डिंग तो है नहीं, तार है, और लाइट ऐसे जल रही है सर कि पूरी मरकरी जैसे पूरे एरिया में, किलोमीटर में, अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो फिर हमने कहा क्या बात है ना, और उसके बाद फिर बैठ गए, फिर आगे भी हमारी ड्यूटी बची ही थी। अब अंदर जाने की हिम्मत ही न पड़े, फिर दरवाजा खोल के हम कहा भाई अब तुम भी आधा दूर अंदर ही रहा, और मैं भी रहूंगा, कि जरूरत हो तो अब हम मिल जाएंगे। अब हमारी हिम्मत अभी आज थोड़ा सा डर लग रहा है ना, भले गन है। तो फिर मैंने सिक्योरिटी वाले को फोन मिलाया कि भाई ऐसी ऐसी मेरे साथ कुछ घटना हुई है, तो क्या बात है, कुछ आप इसके बारे में बता पाएंगे। तो उसने बताया, तब मुझे लगा कि सर एक जो है आने वाले लगभग 3 साल पहले एक बीएसएफ का जवान ने जो है इसी गुमटी में खुदकुशी किया है। वो कभी कभी लोग बताते हैं दिखता है, तब जो है, लेकिन फिर उस दिन के बाद जितने दिन ड्यूटी में रहे, उस गुमटी में बैठे नहीं, टहल के ही बिताए, हर चीज इसी तरीके से बिताए फिर। लेकिन ये मतलब रियल है। लेकिन एक भी बात सही है कि फोर्स के अगल बगल कोई परिंदा, क्योंकि फोर्स अपने आप में खुद ही भूत होता है, रात दिन जंगल वंगल घूमता रहता है, उससे बड़ा भूत कौन होता है। सही बात है सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और सिर्फ मन से एक ही चीज़ निकल रही है कि थैंक यू। आपने इतने साल हमारे देश को, हम जैसे लोगों को तो पता भी नहीं लगता, लेकिन आपकी लाइफ इतनी हार्ड रही है, इतने ऑपरेशंस, आप चुपचाप ऐसे अपना काम करके निकल जाते हैं। और ये तो सौभाग्य है हमारा कि आप पॉडकास्ट पे हैं और लोगों को पता चल रहा है आपके बारे में। आपके जैसे कितने सारे ऑफिसर हैं जो अपनी लाइफ लॉन्ग बता ही नहीं पाते अपनी आइडेंटिटी, और वो कितना कुछ आज भी देश के लिए कर रहे हैं। तो सबको आप देश के रियल हीरो हैं, एंड थैंक यू for your time in this podcast and thank you for your service to the country and उम्मीद है
ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। आपके कुछ फाइनल वर्ड्स हमारी जनता के लिए? जी सर, फाइनल वर्ड हर जगह पर हम बताते जरूर हैं, कुछ हमारे ये हैं कि देखिए हमारी जनता से फाइनल वर्ड यही है, क्योंकि फोर्सेज में हर प्रकार की सिक्योरिटी में मैं लगभग 30 साल रहा हूँ। अभी भी मैं आगे रह सकता था, लेकिन मैं अपने पर्सनल बिजनेस किसी से ऐसे सोचा कि 8-10 साल में अलग बाहर भी कुछ चूज, देखो अपनी लाइफ है, इतना मैंने कीमती समय दिया। तो मुझे यही फाइनल वर्ड है कि मैं अपराध जगत में बहुत ज्यादा जो है इसमें नजदीक तक पहुंचा, हर प्रकार के अपराधी मिले, हर चीज मिले। तो जब भी जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ जीवन में जो है बड़ा करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं, कभी गलत रास्ता इस्तेमाल ना करें। सक्सेस के बहुत सारे रास्ते होते हैं, क्योंकि गलत रास्ता का अंत तो गलत होता है। कितना भी आप मेहनत कर लें, भाग लें, दौड़ लें, आप अपने समय में चरम पर हो, हजारों को मार दिए, कुछ भी मार दिए, लेकिन उसका अंत तो एक दिन तय होता है। तो इसलिए कभी ऐसा रास्ता न चुने कि जिस रास्ते से हमारे घर वाले, हमारा समाज शर्मनाक दृश्य हमारे सबको देखे। तो हमें हमेशा यह संदेश रहता है कि हमेशा नंबर 1 और सही रास्ता चुनना है। सही बात है सर। ऑन दिस नोट इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। इफ यू गाइज ऑल्सो एंजॉयड दिस एंड लव दिस, लाइक द पॉडकास्ट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। जय जय हिंद। हिंद।